हेलो। हाँ बेटा, कैसे हो? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 12:30 बज गए वैसे। गुड आफ्टरनून। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, तो पहली क्लास है, ठीक है। पहली क्लास है, जबरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। और जो एनर्जी आज पहली क्लास में है वही एनर्जी लास्ट क्लास तक मेंटेन रहनी चाहिए, चाहे वो हम हो या आप हो। क्लियर है बिल्कुल? हाँ बताओ जरा, आज पढ़ाने आया कौन है यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअल में बायो सीखनी है मुझे। मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि मैं कुछ डॉक्टर बन जाऊं, क्या पता। यार मुझे भी फिजिक्स सीखनी थी, ठीक है, पर आज दूरी थी इसलिए नहीं आ पाया मैं। कोई ठीक सर, है। कल से ज्वाइन कर लेना। यस यस सर, यस। बायो आप आज से ज्वाइन कर लो, ठीक है। हाँ। ये 100% गारंटी है कि ब्रेन में सेट होगी। बेटा देखो, आपकी 2 क्लास हो गई हैं, थर्ड क्लास है और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये 3 क्लास हर दिन होने वाली है। तो अपने अंदर एक मेंटली क्लॉक सेट कर लो आज से ही कि यार 3 क्लास पूरी मेहनत करेंगे। दूसरी चीज मैं एक बात और बोलूंगा, जो बीत गया उसको जब तक दिमाग से नहीं निकालोगे ना, मेहनत नहीं कर पाओगे। तो आपके हाथ में, आपके पास सिर्फ ये है कि पिछले साल जो सीखा वो थोड़ी नॉलेज है, लेकिन जीरो से पढ़ो, है ना। वो सारी चीजें बताएंगे, नोट्स बनाने या नहीं बनाने, पर प्लीज मेक श्योर आप बिल्कुल जीरो से पढ़ो, पूरा एफर्ट करो और लग के मतलब करना है एकदम से, है ना। एकदम बेसिक से हम लोग सब लोग कराएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, कि इस बार जो हम अलग करेंगे, आप हमारा 300% के आसपास, 400% इन्वॉल्वमेंट देखोगे। हर छोटी छोटी चीज में आप देखोगे कि हम लोग इन्वॉल्व होके काम कर रहे होंगे। ठीक है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लोग जहां तक है बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और टॉप लेवल पे लेके जाएंगे। कंसेप्ट की बात होगी तो चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो, कंसेप्ट छोड़ेंगे नहीं आपके, ठीक है। और रिवीजन की बात हो, थ्योरी की बात हो, प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे केमिस्ट्री में से। देखो बच्चों, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यार जो सबसे टफ काम है बस वो तुम्हारी साइड में है। वो जानते हो क्या है? कंटिन्यूअस 1 साल क्लास अटेंड करना और जो टीचर कह रहे हैं उसको आंख बंद करके उसको फॉलो करना। ये सबसे टफ काम है, मैं जानता हूं, ये सब लोग जानते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये आपके पक्ष का काम है, हम लोग नहीं कर सकते, पेरेंट्स नहीं कर सकते। आपको अपने अंदर इतना जुनून, इतनी क्षमता ये बना के रखनी होगी कि हर क्लास में आप रेगुलर आओ, हर क्लास में जो टीचर कह रहे हैं वो डीपीपी लगाओ और ईमानदारी से टेस्ट दो। यदि ये काम लगातार करते हो तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। मगर फिर भी कह रहा हूं, यही सबसे टफ काम है जो आपकी साइड से है कि नहीं सर? बेटा बच्चे जो पीडीएफ पूछ रहे हैं, अभी अभी लेक्चर की पीडीएफ है, मैं डाल दूंगा। ठीक है। और आपने देख लिया कितना बेसिक से अपन ने स्टार्ट किया है, और अभी तो देखो बहुत सारी चीजें थे, मचाएंगे। बिल्कुल सर, एकदम 10th क्लास तक का पढ़ाया आज। बहुत सही, यही तो लेकिन चाहिए। उसमें ये फील करा दिया कि नीट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो। यस, हमें ये तो चाहिए 10th क्लास का बच्चा भी अगर यहाँ बैठा हो ना, तो उसके भी कंसेप्ट एकदम क्लियर हो रहे हो। बिल्कुल यही चाहिए एक्चुअल में हमें, ठीक है। तो सर इधर मेज पर एक पंप पर वो रखा है, बैलून उठा के रखकर आया, ठीक है। अगर बेसिक की बात आती है बेटा, तो एक बार देखो, प्रॉमिस करो मुझसे, मुझे प्रॉमिस चाहिए आपसे, ठीक है। एक बार आपसे प्रॉमिस चाहिए, एक बार आपसे प्रॉमिस चाहिए कि बेटा इस बार, ठीक है, अपना 100% दोगे, डीपीपी प्रॉपर लगाओगे, टेस्ट प्रॉपर दोगे और बैकलॉग आने नहीं दोगे। ये प्रॉमिस चाहिए मुझे, जबरदस्त वाला प्रॉमिस चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रॉमिस करते हो, दिल से प्रॉमिस करते हो, ठीक है, बस 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 बस, ये बात ये हुई ना बात, ये दिल से प्रॉमिस चाहिए मुझे आपका, ठीक है। बेहतरीन, सुपर, बस यही प्रॉमिस चाहिए। और इस प्रॉमिस, और मेरा भी प्रॉमिस सुन लो बेटा, ठीक है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, आप प्रॉमिस कर रहे हो, तो मेरी तरफ से भी प्रॉमिस है। मेरा प्रॉमिस है कि मैं अपनी एनर्जी कम नहीं होने दूंगा। मेरा प्रॉमिस है कि अगर आप आंखें बंद करके विश्वास करते हो तो टारगेट तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है। अपना 100% दूंगा। बस आपसे इतना कहा है मैंने कि अगर आप डेडिकेट होकर के बैकलॉग नहीं आने दे रहे, ठीक है, आप डीपीपी लगा रहे हो, टेस्ट लगा रहे हो, तो कंसेप्ट क्लियर कराने की, एक एक चीज को ब्रेन में सेट कराने की गारंटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। क्लियर बिल्कुल? हाँ। और धीरे धीरे मैं टेस्ट में आपको बताऊंगा भी कि एनालिसिस कैसे की जाती है,
ठीक है, टेस्ट में इंप्रूवमेंट कैसे किया जाएगा। वैसे तो जिस तरीके को हम फॉलो कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं एक थोड़ा समरी आपको, वो तरीका एक अपने में अल्टीमेट तरीका है, ठीक है, जो आपको आपके टारगेट तक पहुंचाएगा। मैं थोड़ा बता रहा हूं कि मेरी स्ट्रेटजी रहेगी क्या, मेरी और तरुण सर की कॉमन स्ट्रेटजी रहेगी, सेम पैटर्न से हम लोग लेकर चलेंगे, बता दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि तरुण सर भी मेरे पास यहां पर है। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बता दूं ह्यूमन फिजियो स्टार्ट कर रहा हूं पहले मैं, और ह्यूमन फिजियो का पहला चैप्टर, ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वहीं से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, उसका बेसिक कराऊंगा आज मैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक कराऊंगा, छोटी छोटी बातें कराऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी के पैरा की एक एक लाइन फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट कराऊंगा, ठीक है। पर टारगेट देख लो क्या है, जैसे मान लो आज मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एनसीईआरटी के एक एक कंसेप्ट करा दूंगा मैं, बिल्कुल, मतलब लाइन नहीं, कंसेप्चुअल, और साथ में एनसीईआरटी में पूरी लेके चल रहा हूं लास्ट में, यानी अभी आज के लेक्चर में 3 बार रिवीजन होगा, ठीक है, ऐसे ही हर लेक्चर में 3 बार रिवीजन होगा, ठीक है। पैटर्न देख लो, जैसे आज पहला दिन है तो मैं आपको पहला लेक्चर कराऊंगा, लेक्चर के बाद आपको अभ्यास डीपीपी मिलेगी। हाँ, आज पहला दिन है, ठीक है, तो आज डीपीपी को बहुत बेसिक करा रहा हूं, डीपीपी कल से स्टार्ट करूंगा मैं, आज से डीपीपी नहीं, कल से स्टार्ट होगी, क्योंकि बहुत बेसिक है, इसमें अभी मैंने क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनाए, जितने डीपीपी में क्वेश्चन कराने होते हैं उतने क्वेश्चन मैं यहां कराऊंगा प्रैक्टिस इस बेसिक से, क्योंकि डीपीपी मैंने स्टैंडर्ड बनाई है, बहुत स्टैंडर्ड डीपीपी है, ठीक है। तो अभ्यास की डीपीपी आपको मिलेगी। ऐसे ही अगले दिन क्या करेंगे, हम पहले लेक्चर का रिवीजन करेंगे, देन अगेन आपको होमवर्क में डीपीपी मिलेगी, ऐसी रूटीन बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। आज लेक्चर, ठीक है, तो पुराने लेक्चर का रिवीजन और अगेन डीपीपी होमवर्क में, तो ये पैटर्न चलेगा, आपको होमवर्क प्रॉपर मिलेगा। हाँ, डीप कंसेप्ट की बात करते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूं यहां एक्सपीरियंस काम आता है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। कोई कई मैंने लोगों को देखा, वो डीप कंसेप्ट का मतलब वो सोचते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो आउट ऑफ एनसीईआरटी लोगों को लग रहा है इस बार पढ़ाना है, तो पता नहीं वो क्या पढ़ाते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी की कोई लिमिट नहीं है। एक मिनट रुको, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी की कोई लिमिट नहीं है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। और कुछ लोग का मानना है कि यार आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना ही क्यों है, क्योंकि भाई एनसीईआरटी से ही अगर 90% आपका कवर हो जाएगा तो आउट ऑफ एनसीईआरटी की जाने की जरूरत नहीं है। पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, बायो हाई स्कोरिंग होती है, ठीक है, यस, 360 में से 360 बायो में होने चाहिए, क्लियर, बिल्कुल। तो यहां पर रिस्क नहीं लेना। अब यहां पर एक्सपीरियंस इसलिए काम आएगा क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर आपको इतना बताएगा कि इतने के साथ थोड़ा इतना और कर लेना, तो तेरा वो सारा कवर हो जाएगा, क्वेश्चन यहां से आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो यहां पर एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा काम आने वाला है, तो हम पूरे को कवर करके चलेंगे, ठीक है। आगे हम क्या करते हैं, जब चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, एट द एंड ऑफ चैप्टर, ठीक है, मैं एनसीईआरटी मास्टरी कराऊंगा। एनसीईआरटी मास्टरी का मतलब एक बार फिर से एनसीईआरटी की एक एक लाइन, पूरा इसका एक लेक्चर मिलेगा जिसमें पूरी एनसीईआरटी होगी, इंक्लूडिंग इंट्रो, समरी, जो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड चीजें हैं सारी हम कवर कर देंगे इसमें। तो एक बार फिर रिवीजन होगा चैप्टर का, ठीक है। फाइनली हैंड रिटिंग नोट्स, यस, मैं आपको हर लेक्चर के बाद, मैं और तरुण सर, ठीक है, दोनों लोग हर लेक्चर के बाद आपको हैंड रिटिंग नोट्स देंगे, ठीक है। किस तरीके के नोट्स होंगे सर, तुम्हें याद हो बायोटेक के बच्चों ने बहुत डिमांड की थी, मैंने बायोटेक के इस चैप्टर को, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को ओनली तीन पेज में कन्वर्ट किया है। एनसीईआरटी पूरी इंक्लूड है, वो डेटा जो तुम भूलोगे वो सारा इंक्लूड है, मतलब एकदम एक्सट्रैक्ट है जहां से क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके की क्वेश्चन आपको बनाने में मशक्कत होगी, क्योंकि मुझे बनाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। मैं हर मतलब एंगल सोच करके बनाता हूं कि यार ऐसा होगा तो यहां, ऐसा होगा तो यहां, अगर ये पॉइंट आउट ऑफ एनसीईआरटी है तो उसको एक पॉइंट में ऐड कर दो, गागर में सागर कर दो, एक लाइन में सब कुछ इंक्लूड कर दो, ठीक है, यानी आपका समय बचना चाहिए। तो जहां सने हैं तुम भूलोगे, वहां हमने इस तरीके से सर्किल बना दिए हैं, ठीक है। तो ये चीजें बहुत तरीके से, जैसे मैं इंट्रो है, हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन का इंट्रो मैंने यहां डाल दिया है प्रॉपर तरीके से, उस इंट्रो को फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। एक अल्टीमेट मैजिकल वे में आपको इस तरीके के हैंड राइटिंग नोट्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते चले जाएंगे हर चैप्टर के साथ। फिर बात आती है सर प्रैक्टिस, तो एक तो हम रोज डीपीपी आपको दे ही रहे हैं, अभ्यास के अलावा चैप्टर एंड होने पर तेजस और सिद्धि, ठीक है, ये अपने में ही अल्टीमेट डीपीपी है, ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा होंगे उनसे, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो मैचिंग वाले क्वेश्चन और एआर मिलेंगे आपको। बायो के केस में फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रोसेस अलग है।
अगर मैं बायो केस में सिद्धि की बात करता हूं, नहीं मैं और तरुण सर जो देने वाले हैं, इसमें मल्टी स्टेटमेंट और 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन होंगे। ये भी अपने में अल्टीमेट डीपीपी है जो पूरे चैप्टर को कवर करेगी, स्पेशली उन टॉपिक को जो हाई वेटेज टॉपिक है उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे, बाद बाकी का एनसीईआरटी पूरी कवर होगी। क्लियर है बिल्कुल। इतना करने के बाद आप बताओ कि हर दिन रिवीजन हो रहा है, फिर इसके थ्रू रिवीजन हम कराएंगे, फिर ये ऑलरेडी हैंडराइटिंग नोट्स रिवीजन कराएंगे, फिर इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। क्या आपको लगता है कि बेटा उसके बाद मतलब आप कहीं अपने को डाउन फील करोगे? ये मैं बता दे रहा हूं आज पहली क्लास के अंदर, ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। लास्ट में वीकली टेस्ट होंगे, टोटल मैं 50 टेस्ट यहां आपके ले लूंगा, टोटल 50 टेस्ट। क्लियर बिल्कुल, हर वीक। और वीकली टेस्ट के अंदर मैं बताऊं, ठीक है, कि एक दिन माइनर होगा जिसमें 90 क्वेश्चंस होंगे, नेक्स्ट वीक मेजर होगा, इसमें 720 नंबर का पेपर आएगा। यस, ठीक है, 720 नंबर का, यानी समझ रहे हो, 360 फिर 720, 360 720। और जो 720 नंबर का पेपर होगा वो डिफरेंट वेरिएशन है, एक नीट स्टैंडर्ड का होगा, एक टफ स्टैंडर्ड का होगा, और एक ऐसा पेपर होगा जिसके अंदर सिर्फ 2.5 घंटा मिलेगा आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको हर एंगल पर हर तरीके से मजबूत आपको बना दें। ठीक है, क्योंकि थ्योरी में हमने बहुत मेहनत कर ली है, एनसीईआरटी पर मास्टरी करा दी है, अब बनता है टेस्ट लेना। ठीक है, तो वो हम ले लेंगे, और कैसे लेंगे वो हम बताएंगे आपको, और उसकी एनालिसिस भी हम आपको पूरी हेल्प करेंगे कि टेस्ट से पहले किस लेवल का टेस्ट है और टेस्ट के बाद कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, जिससे आप खुद एनालाइज कर पाओ टेस्ट को। जब आप 50 टेस्ट में से स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे 50 टेस्ट में, तो अपने आप धुरंधर हो जाओगे। ठीक है, तो एक ओवरव्यू में दे रहा हूं आपको। ठीक है, इस तरीके से हमारा चलेगा, तो क्लियर है बिल्कुल। डीपीपी की अगर बात करूं तो इस तरीके के डीपीपी रहेंगे। ठीक है, आपकी अभ्यास डीपीपी जो रोज मिलेगी उसमें डीपीपी नंबर 1, डीपीपी नंबर 2, डीपीपी नंबर 3, तो रेगुलर इस तरीके से आप मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर सिद्धि की बात करता हूं, सिद्धि में आपको जैसे तेजस है, तेजस में आपको एआर मिलेंगे, ठीक है, और मैचिंग वाले मिलेंगे। और सिद्धि की बात करता हूं तो यहां पर मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन मिलेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाली बात भी क्लियर है आपको। अब बात करते हैं चैप्टर की जो हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो बेसिक मैंने बता दिया, चैप्टर की स्ट्रेटजी मैंने बता दी, जिससे कि आप एकदम अलर्ट रहो। आपको सिर्फ क्या परचेस करना है मार्केट से, एक, ठीक है, एक नोटबुक। नोटबुक कैसी है? जिसमें A4 साइज का पेपर आता हो इस तरीके से। मेरी नोटबुक थोड़ा अलग से बनेगी। A4 साइज का पेपर आता हो, प्लेन पेपर। ठीक है, इस प्लेन पेपर वाली नोटबुक को आप स्पाइरल बाइंडिंग करा लेना, स्पाइरल बाइंडिंग, क्योंकि और हॉरिजॉन्टल लिखना। ठीक है, क्योंकि मैं मैक्सिमम डायग्राम, फ्लो डायग्राम यूज करूंगा। हॉरिजॉन्टल लिखना इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लिखना चालू करना इसके अंदर। तो ऐसी एक नोटबुक चाहिए। ठीक है, बेहतरीन पेन चाहिए और रंग बिरंगे मार्कर चाहिए, क्योंकि नोटबुक ऐसी बननी चाहिए जबरदस्त वाली। हाँ, जो बच्चे पुराने हैं, ओल्ड हैं, ठीक है, वो मुझसे जरूर पूछते हैं, सर क्या मैं फिर से नोट्स बनाऊं? नहीं बेटा, जो भी मैं अपडेट कराऊंगा आप वो अपडेट कर लेना। ठीक है, जो एनसीईआरटी में इस साल अपडेट हुए हैं, ओल्ड वाली चीजों को मैं क्रॉस करा दूंगा, अपडेट करा दूंगा। यानी जो भी मैं नोट्सों में अपडेट करा रहा हूं या क्रॉस करा रहा हूं, बस उतना आपको नोट्सों में करना है। बाद बाकी का आपको डीपीपी लगानी है, साथ साथ में सारे टेस्ट देने हैं, और एनसीईआरटी मास्टरी जो कवच की फॉर्म में है पूरा का पूरा, वो आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, ये आपको रेगुलर करना है, जो आपने प्रॉमिस किया है कि सर इसको हम रेगुलर करते रहेंगे। और मैं गारंटी ले रहा हूं, और अब इतना फॉलो कर लिया तो एंटी उल्टा भी हो जाए ना, आप समझ रहे हो ना, आप कहीं मात नहीं खाओगे, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, मात नहीं खाओगे अगर आपने इसको रेगुलर फॉलो किया है डेडिकेशन के साथ। क्लियर है बिल्कुल। तो आज हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेटा, ह्यूमन फिजियो का पहला चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर है, तो उसका भी बेसिक चीजें मैं स्टार्ट करा रहा हूं। जैसे आप समझना, मैं बता दूं, ये जो मंथन बैच है ये 11th के लिए भी है, ये 12th के लिए भी है। ठीक है, ये ड्रॉपर के लिए भी अल्टीमेट बैच है तो ड्रॉपर बैच, पर इसमें 11th और 12th वाले बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं बता दूं आपको। ठीक है, हाँ, क्योंकि वो 11th वाले बच्चे जिनको रैंक फोड़नी है 12th के साथ, वो इसमें आ रहे हैं, क्योंकि हम 11th 12th बहुत टाइमली करा देंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करा देंगे, और 12th में तो उनको सिर्फ रिवीजन और टेस्ट देना है। ठीक है, तो एकदम अल्टीमेट तरीके से सिलेक्शन होगा। 12th वाले बच्चों का भी यहां 11th और 12th पूरा हो जाएगा टाइमली, और 12th अगेन रिवीजन करा देंगे, तो उनका भी परफेक्शन से सिलेक्शन होगा, और फोड़ेंगे भी बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो बेसिक ऑफ रेस्पिरेशन। अब बेसिक कराने से पहले मैं थोड़ा सा तुमसे कुछ चीजें पूछूंगा बेटा। ठीक है, जरा सोच समझ के बताना, जल्दीबाजी मत करना। अगर मैं कहता हूं बेटा, क्योंकि ये बहुत छोटी चीजें हैं और अक्सर कर बच्चों से मैं पूछता हूं, ठीक है, ये मत सोचना जो लेक्चर मैं बोलूंगा इतने लेक्चर में ये चैप्टर होगा, कितना भी बेसिक कराऊं उतने लेक्चर में ही वो चैप्टर होगा। इसलिए टॉपर वाला बच्चा हो या बेसिक बच्चा हो, बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना है कितने लेक्चर लग रहे हैं, सर के लेक्चर फिक्स है।
बस मुझे समझ में आना चाहिए, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, समझ रहे हो? ये आपकी मतलब डिपेंड होनी चाहिए, और मेरी गारंटी है कि मैं समझा के ही मानूंगा हर तरीके से। ठीक है, चलो अगर मान लो, ये बहुत बेसिक है क्योंकि ये कंसेप्ट मैं थोड़ा जनरेट करना चाहता हूं बच्चों का। ठीक है, मान लो एक ये प्लांट है, मान लो, ठीक है, और अगर मैं इधर बात करता हूं बेटा, ये मान लो कोई एनिमल है, एनिमल छोड़ो हम ह्यूमन की बात कर लेते हैं, ये कोई ह्यूमन है। ठीक है, ये कोई ह्यूमन है, स्टमक है इसका, भाई हीयर भी दिखा देते हैं इसके, आंखें भी दिखा देते हैं इसकी। ठीक है, ये इसका स्टमक है, ये इसकी इंटेस्टाइन है। ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे कहूं बेटा कि अगर ह्यूमन का केस है, तो अगर मैं इसके केस में रेस्पिरेशन की बात करता हूं, तो किस एयर को ये अपने लंग्स में, अच्छा मैंने गट बना दी, लंग्स बना देते हैं, गट नहीं। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं ये जब रेस्पिरेशन करेगा, तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन किस एयर को, किस गैस को लंग्स में लेगा, किसको निकालेगा? कमेंट में बताओ, किसको लंग्स में लेगा और किसको लंग्स में निकालेगा? ठीक है, जरा बताओ। ऑक्सीजन को, CO2 को? ना, ऑक्सीजन CO2 को नहीं बेटा, एयर को। ये एयर को लेगा और एयर को ही निकालेगा। ठीक है, पर इनडायरेक्टली अगर मैं कहूं कि एयर में मैक्सिमम ऑक्सीजन को लेगा और मैक्सिमम CO2 को बाहर निकालेगा एयर में। ठीक है, क्योंकि लंग्स तक तो एयर इन एंड आउट होती है। ठीक है, यानी अगर मैं ह्यूमन की या किसी भी एनिमल की बात करता हूं, वो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, CO2 को रिलीज करता है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, CO2 को रिलीज करता है। अगर तुमसे कहूं प्लांट के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ प्लांट, या बताओ, प्लांट के केस में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कौन सी गैस को यूटिलाइज करते हैं प्लांट और किसको रिलीज करते हैं? आप बताओ एक मिनट, एक तरीके से प्लांट किस गैस को यूटिलाइज करते हैं और किसको रिलीज करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? CO2 इन एंड O2 आउट। मुझे पता था आप यही बोलोगे। अब सुन लो मेरी बात, अब तभी कंसेप्ट नहीं छोड़ूंगा, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट लेके चलूंगा। ठीक है, एक्चुअल में प्लांट करते क्या है? प्लांट भी हमारी तरह ही रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट भी ऑक्सीजन यूज करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। अब इस कंसेप्ट से ये समझ में आएगा कि रेस्पिरेशन होता क्यों है, पर्पस क्या है। क्या एनिमल और प्लांट ही छोड़ो, जितने भी ठीक है ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सब ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्लियर? बिल्कुल, हाँ, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। फोन नंबर है ना, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्लियर? बिल्कुल समझना। अब आपको थोड़ी सी डाइजेशन नहीं हो रहा होगा, सर ऐसा नहीं, सर हमने तो कुछ और सुना है। ठीक है, अब आपने क्या सुना है, अब सुनो। ठीक है, प्लांट ऑक्सीजन नहीं CO2 लेते हैं। यस, मान लो प्लांट CO2 ले रहे हैं, पर रेस्पिरेशन के टाइम पर नहीं ले रहे, ये अलग मैकेनिज्म है। प्लांट CO2 लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू, ये आप जानते हो, प्लांट CO2 लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू। अगर प्लांट में वाटर की बात करूं तो H2O भी लेते हैं रूट के थ्रू। यस, H2O भी लेते हैं रूट के थ्रू, H2O भी ले लिया प्लांट ने। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं CO2 और H2O का प्लांट करते क्या है, भाई CO2 ले रहे हैं, नीचे से H2O ले रहे हैं, तब प्लांट बना रहे हैं C6H12O6, यानी ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं। अब ग्लूकोज को बनाने के लिए इन प्लांट को भी तो एनर्जी चाहिए, समझ रहे हो? बिना एनर्जी के, आप भी बताओ, ठीक है, मैं आपको सब्जी दे दूं, आपको आटा दे दूं, तो क्या बिना चूल्हा जलाए, बिना आग के, बिना एनर्जी के क्या तुम उसको सब्जी और रोटी बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो सिंपल, आपको भी यानी जैसे एनर्जी चाहिए तो इस प्लांट को भी एनर्जी चाहिए। तो प्लांट करते क्या है? प्लांट लाइट को कन्वर्ट करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी ATP में कन्वर्ट करते हैं, और इस ATP का यूटिलाइजेशन करते हैं इस मैकेनिज्म के अंदर। हाँ, जब ये रिएक्शन होती है तब यहां बनती है ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को प्लांट क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। आप समझ रहे हो? इस ऑक्सीजन को प्लांट क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। अब इस प्रोसेस को जो हो रही है, ये दिन में होती है लाइट,
एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है जो बाहर रिलीज कर रहे हैं। रात में CO2 ले रहे हैं, H2O नीचे से ले रहे हैं, इनके मिलने से C6H12O6 का फॉर्मेशन हो रहा है, मींस ग्लूकोज बन रहा है। समझना मेरी बात, जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, जब भी मैं छोटे बच्चे से बात करता हूं ये गलती करता ही करता है। ये जो रिएक्शन है, आप समझना मेरी बात, जिसके अंदर CO2 H2O के थ्रू ग्लूकोज बना रहे हैं और एनर्जी लाइट रिएक्शन के थ्रू, समझना मेरी बात, बन रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। क्लियर है? इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। एक्चुअल में छोटा बच्चा यानी छोटे बच्चे यानी बेसिक जो बच्चे अभी होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 निकालते हैं, प्लांट CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, पर ये मैकेनिज्म रेस्पिरेशन नहीं कहलाती, ये मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस कहलाती है। तो रेस्पिरेशन क्या है भाई? हमारे अंदर ऑक्सीजन का मेन पर्पस क्या है, डिटेल में समझाऊंगा अभी, ठीक है। अब यहां पर हो क्या रहा है, प्लांट भी रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन को लेंगे। यस, रेस्पिरेशन में प्लांट को भी ऑक्सीजन को इनटेक करना पड़ेगा, तब जाकर के ये टूटेगा ग्लूकोज CO2 प्लस H2O के अंदर, CO2 प्लस H2O के अंदर। तब CO2 प्लांट क्या करेंगे? रिलीज करेंगे, CO2 रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। ये कहलाता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन यानी श्वसन। समझना मेरी बात, यह प्रक्रिया कहलाती है रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक करना होता है, यानी सिंपल मॉलिक्यूल को तोड़ना होता है, चाहे वो ग्लूकोज हो, अमाइनो एसिड हो, सिंपल फैटी एसिड हो, यानी इनको तोड़ना होता है। CO2 H2O में CO2 हार्मफुल होती है, इसको रिलीज कर देते हैं, ऑक्सीजन कंटिन्यू हम यूटिलाइज करते हैं, तब जाकर के ये मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। समझ रहे हो? इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का पर्पस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर है। जो एनर्जी, जैसे हमारे केस के अंदर हम एनर्जी क्या कर रहे हैं? इनटेक कर रहे हैं। हम खाना कहां से ले रहे हैं? बाहर से खा रहे हैं। आप समझना मेरी बात, उस खाने से हम क्या कर रहे हैं भाई? उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का मेन पर्पस है फूड का ब्रेकडाउन, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। भाई डायरेक्ट तोड़ने का मतलब है जला दो फूड को डायरेक्टली, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन। समझना मेरी बात। तो एक तो कंसेप्ट समझ में आया आपको कि भाई रेस्पिरेशन एनिमल के केस में, ये एनिमल ले लो, एनिमल्स के केस में रेस्पिरेशन क्या होता है और प्लांट के केस में रेस्पिरेशन क्या होता है, सिमिलर होता है। हम कंफ्यूज रहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से। समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में आया तो एक बार दिल से आग लगाओ, बस इंडिकेटर होता है, क्योंकि मुझे बहुत पास से दिखता नहीं है कमेंट, तो दिल और आग जब दिखते हैं ना तो मैं समझ जाता हूं कि हाँ मामला सटीक है, सही है, समझ रहे हो। वॉइस बताओ, वॉइस परफेक्ट है ना? जबरदस्त। ये दिल और आग बता रहे हैं कि एकदम जबरदस्त है। यस, ये दिल और आग बता रहे हैं एकदम जबरदस्त है। सुपर बेटा, जबरदस्त, एकदम बढ़िया। या दिल और आग में कंजूसी मत करना, दिल और आग में कोई कंजूसी नहीं करेगा। यस, दिल और आग में कोई कंजूसी नहीं करेगा। बेहतर, सुपर, जबरदस्त। यही एनर्जी हमें मेंटेन रखनी है लास्ट तक, समझ गए ना? यही एनर्जी हमें मेंटेन रखनी है लास्ट तक, लास्ट क्लास तक आपको यही एनर्जी कंटिन्यू मेंटेन रखनी है जबरदस्त तरीके से। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक कंसेप्ट हमारा समझ में आया। अब सेकंड कंसेप्ट पे आ रहा हूं मैं, बिल्कुल सेकंड कंसेप्ट। अब बेसिक में ह्यूमन की बात करूंगा, समझना। जैसे मान लो भाई हम रेस्पिरेशन कर क्यों रहे हैं, पर्पस क्या है रेस्पिरेशन का, ठीक है। मान लो ये आपका ईसोफेगस है, खाने की नली, ठीक है, ईसोफेगस। ये आपका स्टमक है, भाई अमाशय स्टमक, आप जानते ही हो। ये आपकी इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर आगे जाकर के मैं लार्ज ऐसी दिखा देता हूं, ठीक है। और ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, पर लार्ज ना दिखाकर यहीं छोड़ देते हैं स्मॉल तक, ठीक है, लार्ज तक जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यानी आप कर क्या रहे हो, यहां पर क्या कर रहे हो, कैसे मॉलिक्यूल को इंटेक कर रहे हो। मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन को जोड़ूंगा, समझना मेरी बात, कंसेप्ट के साथ। आप यहां पर, ठीक है, जो
कह सकते हो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, समझ रहे हो, फैट खा रहे हो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इनको आप क्या कर रहे हो, इनटेक कर रहे हो, ठीक है, इनको इनटेक कर रहे हो, ठीक है। फिर स्टमक में जाकर के ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल में टूटेंगे, और आगे जाकर के और सिंपल मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, डाइजेशन। ये क्या हो रहा है, डाइजेशन। ये क्या हो रहा है, डाइजेशन, जो आपके अब सिलेबस में नहीं है, डाइजेशन। अब डाइजेशन के बाद आप क्या करोगे, इन सबको एब्जॉर्ब भी तो करोगे। ये एब्जॉर्ब कहां होगा, ब्लड में होगा, ठीक है। ये सब कुछ एब्जॉर्ब कहां होगा, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगा। मान लो ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं, जो भी आप खा रहे हो सब कुछ एब्जॉर्ब होके कहां जाएगा, आपके ब्लड में जाएगा। यानी जितने भी सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब होके इंटेस्टाइन से कहां पहुंचेंगे, आपके ब्लड में पहुंचेंगे। कौन पहुंचेंगे, सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है। ये सब क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल, बहुत सिंपल तरीके से समझना। यानी यहां पर हमने किया जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल। अब इन सिंपल मॉलिक्यूल को ब्लड कहां पहुंचाएगा, नियर द टिश्यू, नियर द टिश्यू। अब ये पहुंचा जाएंगे टिश्यू के पास, सेल्स के पास, क्लियर, बिल्कुल, यस। ये कहां पहुंचा दिए जाएंगे, सेल्स के पास। तो भाई ये ब्लड वेसल्स इसको लेके जाएंगे, सारे फूड को, सिंपल मॉलिक्यूल को लेके जाएंगे नियर द सेल या नियर द टिश्यू, ठीक है। बस अंतर इतना है, जो ये प्रोसेस हमारे अंदर होती है, हम खाने को बाहर से लेते हैं क्योंकि हम हेटेरोट्रॉफ हैं, प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं, इस खाने को खुद अपने अंदर बना लेते हैं। बस यही तो अंतर है, और तो कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है। ये सिंपल मॉलिक्यूल कहां पहुंचेंगे, ये नियर द टिश्यू पहुंचेंगे, ट्रांसपोर्ट होगा इन सिंपल मॉलिक्यूल का, और यहां से ये एब्जॉर्ब होकर के, ये एब्जॉर्ब होकर के कहां जाएंगे, सेल के अंदर। भाई कौन से सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे जैसे ग्लूकोज होगा, बिल्कुल एनसीईआरटी के एक लाइन कन्वर्ट करूंगा, जैसे अमाइनो एसिड होंगे, अमाइनो एसिड होंगे, जैसे बेटा यहां पर फैटी एसिड होंगे, फैटी एसिड्स होंगे। ये सिंपल मॉलिक्यूल सीधे नियर द टिश्यू पहुंचेंगे, नियर द सेल पहुंचेंगे, टिश्यू, टिश्यू। अब टिश्यू के अंदर एब्जॉर्ब होकर के, जैसे मानो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर गया टिश्यू के अंदर, तो टिश्यू में क्या होगा, सेल्यूलर रेस्पायरेशन, सेल्यूलर रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये कहां होगा, टिश्यू के अंदर होगा, ठीक है। अब टिश्यू, अब यहां से स्टार्ट होगी रेस्पिरेशन की बात, ठीक है। भाई हम रेस्पिरेशन करते क्यों हैं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते क्यों हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। भाई एनर्जी कब आएगी, जब आप इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करोगे, और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। आप समझना मेरी बात, ये ऑक्सीजन आपको किसके थ्रू मिलेगी, रेस्पिरेशन के थ्रू मिलेगी, तब ये ग्लूकोज टूटेगा CO2 के अंदर प्लस H2O के अंदर, समझ रहे हो, प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी। आप समझना मेरी बात, आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटेक करते हो, डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू इनका डाइजेशन होता है, फिर सिंपल मॉलिक्यूल बन जाते हैं डाइजेशन में, वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाते हैं, ब्लड उनको सेल के पास तक पहुंचा देता है। ये काम प्लांट खुद कर लेते हैं क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना खाना बनाना जानते हैं, क्योंकि उनके पास प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी होती है, हमारे अंदर नहीं होती, हम हेटेरोट्रॉफ हैं, तो हम ग्लूकोज को बाहर से यहां तक पहुंचाते हैं। अब बारी आई रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, ठीक है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी जिसको चाहिए तो वो रेस्पिरेशन करेगा, चाहे वो एरोबिक करे या एनारोबिक करे, वो करेगा, क्योंकि यहां आपको फूड को तोड़ना है, उसका ऑक्सीडेशन करना है, तब जाकर के ये एनर्जी लिबरेट होगी। आप समझना मेरी बात, ठीक है। तो ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, ठीक है, तोड़ा जाएगा मतलब क्या होगा ग्लूकोज का, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा।
आप समझ रहे हो? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, डायरेक्टली तोड़ा जाएगा या इनडायरेक्टली, क्योंकि यहां डायरेक्टली नहीं टूटता, डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे जैसे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बहुत सारी साइकिल चलती है जो सेलुलर रेस्पिरेशन हम एक पूरा चैप्टर है, ठीक है, उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है, डिटेल्ड में, ठीक है। तो ग्लूकोज टूटेगा, ठीक है, क्या होगा यहां पर? ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा बेटा? यहां पर ब्रेक डाउन होगा। क्या होने वाला है? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन टूटने को क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म? टूटने को क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म? देखो सुनो, एना का मतलब होता है जुड़ना, कैटा का मतलब होता है टूटना। एना, एना ए प्लस जुड़ना, ऐसे याद रखो, ठीक है भाई। एनाबॉलिज्म ए प्लस जुड़ना, कैटाबॉलिज्म सी टूटना, एना जुड़ना, कैटा टूटना, और दोनों को कॉमनली बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। भाई हमारी बॉडी में कुछ टूट रहा है, कुछ जुड़ रहा है, टूटने और जुड़ने की जो प्रोसेस है उसी को हम कैटा और एनाबॉलिज्म बोलते हैं। समझना मेरी बात? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, कॉमनली इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो यहां एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी बोलती है कि यहां पर कैटाबॉलिज्म हो रहा है। क्या हो रहा है? कैटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। अब यहां ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो डायरेक्ट हो रहा है या इनडायरेक्ट? आप बोलोगे यहां पर जो ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ब्रेकडाउन हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो इनडायरेक्ट हो रहा है। समझना मेरी बात, डायरेक्ट नहीं हो रहा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन का मतलब है कैटाबॉलिज्म हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है CO2 H2 और एनर्जी के अंदर। आप समझ रहे हो? जहां अगर मैं CO2 की बात करूं तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है, जिसको हम रिलीज कर देते हैं, ठीक है, हार्मफुल होती है, इसको रिलीज कर देते हैं, रिलीज आउट, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। हाँ, एनर्जी को हम यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है, यूटिलाइज कर लेते हैं अपने जो भी दिनचर्या होती है, ठीक है। आप मतलब सेल जो भी अपना काम कर, जो भी आप कर रहे हो उस सब जगह आप क्या करोगे? यूटिलाइजेशन, ठीक है, यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन, जो भी अपनी प्रोसेस होती है उन सब में आप एनर्जी को यूटिलाइज कर लेते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनता है, यहां पर ग्लूकोज का डायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है, इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। इसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, एनाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। ग्लूकोज के टूटने से बनता क्या है? CO2 H2O और एनर्जी बनती है। CO2 हार्मफुल होती है, इसको हम रिलीज आउट कर देते हैं, एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं। हम क्या, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी को इसी प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। समझ में आया? बस इतना अंतर है, हम खाना बाहर से खाते हैं, सेल तक पहुंचा देते हैं, प्लांट खाना खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो उनको ये मैकेनिज्म नहीं करनी होती। क्लियर है बिल्कुल? पर रेस्पिरेशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होगा, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसको एनर्जी तो चाहिए भाई, बिना एनर्जी के लिए वो सरवाइव ही नहीं कर सकता, और एनर्जी के लिए उसको रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, चाहे वो एनारोबिक हो या वो एरोबिक हो, जो डिटेल्ड में हम पढ़ाएंगे सेलुलर रेस्पिरेशन चैप्टर, पूरा चैप्टर है उसके अंदर ही। क्लियर है बिल्कुल? अब बताओ, यहां तक ये कंसेप्ट समझ में आया बेटा? लेक्चर प्लानर बेटा हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, मैंने सारी चीजें चेक कर ली है, लेक्चर प्लानर भी है, ठीक है, आपका टेस्ट प्लानर भी अपलोडेड है, ठीक है। टेस्ट आपके अल्टरनेटिव होंगे, वीकली होंगे, सबको देने हैं। क्लियर बिल्कुल? हाँ बेटा, सुपर सुपर बेटा, परफेक्ट, जबरदस्त, यही बात, यही चाहिए बेटा, ठीक है। तो दूसरा कंसेप्ट समझ में आया कि एक्चुअल में रेस्पिरेशन करते क्यों हैं हम, प्लांट और एनिमल में डिफरेंस क्या है। क्लियर बिल्कुल? एक बार दिल से आग लगा दो, बस एक बार दिल से आग लगा लो, ऑल क्लियर, जबरदस्त, BMS सुपर, ठीक है। नए बच्चे हैं उनको बता दूं, बच्चे BMS लिखते हैं तो कंफ्यूज मत होना, BMS का मतलब है ब्रेन में सेट। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपके ब्रेन की मेमोरी के अंदर उस कंसेप्ट को मैं ऐड कर दूं, ठीक है, ब्रेन की मेमोरी में ऐड कर दूं, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। ओके, हाँ बेटा ये कोशिश रहेगी, ठीक है, यस, बहुत बढ़िया, सुपर। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगला कंसेप्ट, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में बताऊंगा, उससे पहले मुझे आपको समझाना होगा व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, ये होता क्या है, ठीक है। एनसीईआरटी जगह जगह लिखती है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस,
ठीक है, लाइक ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, CO2 का पार्शियल प्रेशर, इन दो का बहुत जिक्र किया है एनसीईआरटी ने, ठीक है। और मैं बताऊंगा भी कि जो हम ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, उसमें गैसेस हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो पहले पता तो होना चाहिए भाई है क्या ये पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर समझने से पहले बेसिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझो, ठीक है। जैसे मान लो, तो मैं समझाता हूं, बहुत प्यारे तरीके से समझाऊंगा, कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे मान लो एक बोतल है, ये एक बोतल है, ठीक है, ये मान लो एक बोतल है, ठीक है, ये इसकी नेक है, ये बोतल की नेक है, समझना, ये बोतल की नेक है। स्टडी समझना, मैं आज एनसीईआरटी साथ लेके चल रहा हूं, लास्ट में कराऊंगा वो तो अलग है, साथ लेके चलूंगा और एनसीईआरटी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं, बिल्कुल एकदम अल्टीमेट वे में, ठीक है, कोई चीज छोड़ने वाले नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये इस बोतल की नेक है, ये बोतल की नेक है, ये इसका नोजल है, ठीक है, ये नोजल है। अगर मैं इस नोजल को ओपन कर दूं तो एटमॉस्फेरिक एयर, सीधे सीधे थोड़ा छोटा करते हैं इसको, इस नोजल को मैं ओपन कर दूं तो एटमॉस्फेरिक एयर सीधी अंदर एंटर करेगी, ये एंटर करेगी, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर इस बोतल के अंदर एंटर कर जाएगी। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है, ठीक है, वो सीधी इस बोतल के अंदर एंटर करेगी। अब एटमॉस्फेरिक एयर की मैं बात करूं, जिसका प्रेशर अगर मैं इसके प्रेशर की बात करता हूं, प्रेशर कितना होता है, 760 mmHg। सर ये कैसे निकाला आपने कि 760 mmHg होता है? तो इसके लिए बेसिक एक्सपेरिमेंट है बेटा। इस बीकर के अंदर मैंने मरकरी समझते हो, यस, पारा मरकरी, इस बीकर के अंदर मैंने मरकरी को फिल कर लिया, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लगा दी मैंने, ठीक है, और जैसे ही बीकर को मैंने छोड़ा तो भाई हमारे वातावरण के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर आप जानते हो बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है। यहां मेन अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन है, और बात करूं नंबर 2 पर, यहां पर ऑक्सीजन है, और बात करूं यहां पर तो आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा अदर गैसेस भी होते हैं, वो तो आप जानते हो एटमॉस्फेयर में मेजर जो गैसेस होते हैं 3 होते हैं, पर रिमेनिंग अदर में तो आप जानते हो सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा बहुत सारी गैसेस भी हैं, ठीक है। ये मेन गैसेस हैं। इन सारी गैसेस जो एटमॉस्फेयर में है, आप समझना, ये सारी गैसेस जो एटमॉस्फेयर में है, ये सारी गैसेस मिलकर के इस मरकरी के ऊपर एक प्रेशर डालेंगे, ठीक है। इस प्रेशर की वजह से ये मरकरी, वो वैक्यूम है यहां पर, तो वैक्यूम है तो मरकरी ऊपर चढ़ जाएगी, इस ट्यूब में ऊपर रन हो जाएगी। जितना प्रेशर है उतना ही रन होगी, प्रेशर कम होगा तो कम रन होगी, प्रेशर ज्यादा होगा ज्यादा रन होगी, ठीक है। कितना रन होगी ऊपर, ये मरकरी रन होगी 760 मिलीमीटर, बॉटम से 760 मिलीमीटर ऊपर रन हो जाएगी मरकरी, ठीक है। मरकरी को Hg बोल रहे हैं, और mm मतलब है मिलीमीटर। इस तीनों जो सारी गैसेस हैं जो प्रेशर डाल रही है इस मरकरी के ऊपर, प्रेशर लग रहा है जिससे मरकरी ऊपर रन हो रही है। कितना रन हो रही है? 760 मिलीमीटर रन हो रही है। क्लियर है? तो यानी अगर मैं बात करूं इस एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं इनका टोटल पार्शियल प्रेशर या टोटल प्रेशर कितना है, प्रेशर यहां पर कितना आएगा 760 mmHg। क्लियर है? बिल्कुल। यानी इतना समझ में आया, इसके अंदर मैक्सिमम क्या होगी, यहां पर नाइट्रोजन होगी, तो आप जानते हो मैक्सिमम क्या होगी, यहां पर नाइट्रोजन होगी, ठीक है। फिर और क्या होगी इसके अलावा, नाइट्रोजन के अलावा अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम क्या होगी, यहां पर नाइट्रोजन होगी, नाइट्रोजन के अलावा यहां पर क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, और बहुत कम यहां पर क्या होगी, CO2, ठीक है, नाइट्रोजन होगी यहां पर। तो नाइट्रोजन ये आप जानते हो, अगर परसेंटेज की बात करूं तो नाइट्रोजन लगभग 78% इस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन लगभग 21% के आसपास ऑक्सीजन होती है। अगर मैं CO2 की बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, तो एटमॉस्फेयर में अप्रोक्सीमेटली 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यस, इन तीनों की लेयर्स यहां बन गई इस बोतल के अंदर, ठीक है। परसेंटेज हम जानते हैं, ठीक है, परसेंटेज हम जानते हैं। हां,
हमने इनका टोटल प्रेशर निकाल लिया। टोटल प्रेशर कितना आ रहा है जब मरकरी के ऊपर, ठीक है, मैंने वैक्यूम क्रिएट करके टेस्ट ट्यूब लगाया, तो जैसे प्रेशर पड़ेगा एटमॉस्फेरिक गैसेस का तो मरकरी ऊपर चढ़ जाएगी। कितना? 760 mm मिलीमीटर। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर में मिलने वाली इन गैसेस का जो प्रेशर है 760 मिलीमीटर। समझना मेरी बात? Hg है, यानी mmHg। क्लियर है बिल्कुल? तो ये हो गया टोटल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर 760 mmHg। कोई डाउट? यहां तक डाउट नहीं होगा। टोटल प्रेशर कितना होगा, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा एक तरीके से और समझाऊंगा आपको, समझना मेरी बात। हाँ, तो ये तो समझ में आ गया। और में एटमॉस्फेरिक एयर की अगर मैं बात करूं तो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर हम इतना समझ में आ गया जिसका टोटल एटमॉस्फेरिक एयर का टोटल प्रेशर कितना है? टोटल प्रेशर बस बहुत बेसिक बातें बता रहा हूं। 760 mmHg, ये तो समझ में आ ही गया आपको, क्योंकि mm का मतलब होता है मिलीमीटर। मरकरी लगभग इतना मिलीमीटर चढ़ जाती है इस प्रेशर की वजह से। जिसमें कौन कौन से गैसेस हैं, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो ये भी क्लियर हो गया होगा। यहां पर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, लगभग 78%। यहां पर ऑक्सीजन नंबर 2 पर आएगी, लगभग 21%। हाँ, नंबर थर्ड CO2 की बात करता हूं और परसेंटेज की बात करता हूं, 0.04% CO2 होगी। ठीक है, अगर मैं इन सबका अलग अलग प्रेशर निकालूं, सेपरेटली प्रेशर निकालूं, समझना, ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, हम 5 दोस्त हैं, ठीक है, या 10 दोस्त मान लो, हम 10 फ्रेंड हैं, ठीक है, हम 10 फ्रेंड के पास टोटल जो पैसा है वो 100 रुपए है। हम 10 दोस्त हैं, 10 के पास टोटल जो पैसा है वो 100 रुपीज है। क्लियर? बिल्कुल। तो अगर मैं पूछूंगा टोटल अमाउंट कितना है आपकी टीम के पास, आप बोलोगे 100 रुपीज। मैं पूछूं सिंगल इंडिविजुअल के पास कितना है, तो उसको आप पार्शियल अमाउंट बोलोगे। ठीक है भाई, मेरे पास पार्शियल अमाउंट, पार्शियल यानी आंशिक 10 रुपए है, मेरे दोस्त के पास पार्शियल अमाउंट आंशिक 10 रुपए है, तो मेरे हर दोस्त के पास पार्शियल अमाउंट यानी आंशिक। समझना मेरी बात? ये टोटल प्रेशर आ गया। इस टोटल प्रेशर को अगर मैं डिवाइड करूं, ठीक है, डिवाइड करूं तो अब यहां पर आएगा पार्शियल प्रेशर। तो अब मैं बात करूं इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा? पार्शियल प्रेशर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालो, कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, 78% नाइट्रोजन की बात चल रही है। क्लियर है? बिल्कुल। हाँ, 21% ऑक्सीजन की बात चल रही है। समझना मेरी बात? ठीक है, समझ रहे हो यहां पर? ठीक है, प्रेशर कैसे निकालोगे इसका? सिंपल सी बात है, 78। टोटल प्रेशर कितना है? टोटल प्रेशर कितना है? 760। ठीक है, 100 निकालो कितना आएगा। ठीक है, इसका निकाल के बताओ कितना निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन का निकालता हूं, 21% को 760 टोटल है अपॉन 100। समझना मेरी बात? टोटल निकालो कितना निकल के आएगा। ऐसे ही 0.04 इंटू 760 अपॉन 100। जरा निकाल के बताओ तीनों का पार्शियल प्रेशर कितना निकल के आएगा। बेटा एक बच्चा है अयान, ठीक है, अयान, यहां मैटर की बात नहीं कर रहा हूं। एनसीईआरटी ने नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर यूज ही नहीं किया। क्यों यूज नहीं किया वो भी मैं बताऊंगा। देखो, इस बार तुम बीच में नहीं बोलोगे, ये प्रॉमिस किया है तुमने। अगर मैं कोई भी चीज कराऊंगा, ठीक है, तो तुम्हें बीच में नहीं बोलना। अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन और CO2 को लेकर चलूंगा ना, तो तुम कभी 760 का कंसेप्ट समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने जगह जगह ऑक्सीजन और CO2 की बात की है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने नाइट्रोजन को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया नाइट्रोजन को? नाइट्रोजन का रोल क्यों नहीं होता रेस्पिरेशन के अंदर? एक एक कंसेप्ट, क्योंकि मेरी आदत है बिना कंसेप्ट के मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो बीच में बोल गए ना तो कचरा कर लोगे अपना। ठीक है, मैं साल चाहता हूं, मतलब मैं हमेशा बोलता हूं,
अपने टीचर पर अगर बिलीव करो तो आंखें बंद करके बिलीव करो, आपको ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है क्या कराना है क्या नहीं कराना, मुझे यह भी पता है कि आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने, मुझे 1 सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो मुझे सबसे कम पढ़ा करके सबसे टॉप पर रखना है आपको। ठीक है, तो ये मेरी अप्रोच है। क्लियर है बिल्कुल। तो जहां जरूरत होगी वही चीज कराऊंगा, जो जरूरत नहीं है डिस्कार्ड कर दूंगा, टेंशन मत कर लेना। एनटीए कितना भी पेपर ट्विस्ट कर दे, कितना भी टिल्ट कर दे, ठीक है, ध्यान रखना नोट्सों से बाहर नहीं जाएगा। इस बार भी जो क्वेश्चन बाहर थे, एक सूडो सीलोम वाला क्वेश्चन अकेला बच रहा है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे कंसेप्चुअल समझ पाए थे वो करके आए हैं। हाँ, जो कंसेप्चुअल नहीं समझ पाए थे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने ड्रिल नहीं दे रखा। हाँ, ट्विंस वाला मैंने ऑलरेडी करा रखा था, आपको याद हो। ठीक है, पीसीआर वाला मैंने ऑलरेडी करा रखा था मैंने। ठीक है, और अगर मैं उसकी बात करता हूं, ठीक है, पीबीआर, उसको पीबीआर 322 वाले की, तो उसके तो पूरा एक्सपेरिमेंट करा के मैंने कराया था। क्लियर है बिल्कुल। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि तुम अगर कंसेप्चुअल पढ़ोगे ना तो कभी मात नहीं खाओगे, गारंटी मेरी है। ये तो नीट है, चाहे तुम कोई भी एग्जाम देना, तुम बायो से मतलब एक सिंगल सब्जेक्ट से आप आगे जाकर के सिविल में भी आप एंटर कर सकते हो। तो कंसेप्ट अगर आपके साथ हैं तो आप कहीं मात नहीं खाओगे, गारंटी है। चाहे सीयूटी का एग्जाम दो, सिविल का एग्जाम दो, या कोई भी एग्जाम आते हैं नीट के अलावा। ठीक है, तो नीट में अगर आप परफेक्ट हो तो सब में परफेक्ट हो, और यहां परफेक्ट नहीं हो तो फिर हर एग्जाम में तो मात खाओगे। ठीक है, तो मेरा काम है इस बार कंसेप्ट के साथ, परफेक्शन के साथ एनसीईआरटी मास्टरी कराना। ठीक है, वो मैं लेके चलूंगा। ठीक है, सर सुनूंगा नहीं आपकी। ठीक है, तो टोटल निकालो कितना निकल के आएगा, लगभग 592 के आसपास। कितना निकल के आएगा इसका जरा बताओ। 593, ठीक है, 593 लेके चलते हैं। यस, 593 या 592 के आसपास, 592 या 593 कर देता हूं। ठीक है, ये लगभग निकल के आएगा 159 mmHg, मिलीमीटर और मरकरी। mmHg मिलीमीटर मरकरी में ये कितना निकल के आएगा जरा बताओ। 0.3 mmHg। ये सारा आप ऑलरेडी एनसीईआरटी में डेटा दे रखा है। यानी ये समझ में आया कि पार्शियल, पार्शियल का मतलब है आंशिक, सेपरेटली, समझ रहे हो। टोटल एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है 760 mmHg। वो समझ में आ गया 760 मैंने क्यों बोला। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर समझ में आ गया कितना होता है, 593। ऑक्सीजन का समझ में कितना हो गया, 159 mmHg। क्लियर है बिल्कुल। इसका कितना हो गया, ठीक है, mmHg। क्लियर है बिल्कुल। इसका कितना हो गया, 0.3 mmHg। तो दोनों चीज समझ में आ गई, ये परसेंटेज समझ में आ गई, ये पार्शियल प्रेशर समझ में आ गया। पार्शियल प्रेशर टर्म तब यूज करोगे जब मैं सिंगल इंडिविजुअल गैस की बात करूंगा। टोटल की बात करूंगा तो पार्शियल टर्म यूज नहीं करोगे, टोटल टर्म यूज करोगे। ठीक है, तो ये टोटल 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 प्रेशर है, टोटल प्रेशर है, ये पार्शियल प्रेशर है। क्लियर है, ये पार्शियल प्रेशर है, टोटल प्रेशर है। क्लियर है बिल्कुल। पर एनसीईआरटी ने नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर की बात नहीं की, पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा तब मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, एक बात समझ में आ गई, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट बेटा। यस, नोट साथ साथ लेके चलो। एक बच्चा रहा सर पहले टिश्यू क्यों नहीं कराया। मैं कभी पहले टिश्यू कराता हूं आज तक की जर्नी में, बताओ, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि टिश्यू में आपको पूरी ह्यूमन फिजियो के एग्जाम्पल इंक्लूड करने हैं। जब आप ह्यूमन फिजियो जानते ही नहीं हो तो मैं पहले टिश्यू करा करके, समझना मेरी बात, आपको कंफ्यूज क्यों करूंगा मैं। ठीक है, आपका टिश्यू वीक कर दूंगा मैं। ठीक है, जब ह्यूमन फिजियो के बाद मैं टिश्यू कराता हूं तो मेरे कम टाइम के अंदर टिश्यू का एक एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट होता है। देखो, पढ़ाना एक कला है, एक, समझना मेरी बात, एक आर्ट है। ठीक है, किसको कराना है, कैसे कराना है, किसकी सीक्वेंस कैसे होगी, किसका कनेक्शन कैसे होगा, ब्रेन में एक बेहतरीन साइनेप्स मेमोरी कैसे जनरेट होगी, एनसीईआरटी की सारी लाइनों की कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे। ऐसा भी नहीं मैंने पढ़ा दिया और एग्जाम हॉल में आपके ढेर सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं। बहुत सारे लोग वो जो टर्म यूज करते हैं वो याद कराने वाले टर्म्स, ये मत करना, ध्यान रखना। ठीक, कचरा कर लेंगे बच्चे, बहुत कचरा करके आए हैं इस बार। ठीक है, वो सिनोनिम्स टाइप के टर्म्स होते हैं, ये मतलब नहीं, वो रटा रटा के याद कराने वाला कंसेप्ट होता है, वो चीजें ना मैं आज तक कराई बेटा। ठीक है,
इसलिए मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, हर चीज कंसेप्चुअल लेके चलोगे कभी गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है। तो क्लियर है बिल्कुल। तो आंशिक मतलब है पार्शियल, पार्शियल का मतलब है इंडिविजुअल। जब मैं इंडिविजुअल गैस की बात करूंगा तो पार्शियल टर्म यूज करूंगा, जब टोटल की बात करूंगा तो टोटल यूज करूंगा। टोटल का प्रेशर कितना है और इंडिविजुअल का प्रेशर कितना है, तो ये आ गया आपका आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर। अब देखो, अब यहां से कहानी स्टार्ट होगी। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूं तो ह्यूमन हम पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ह्यूमन का जो रेस्पिरेशन है वो किस टाइप की प्रोसेस है, इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है, फिजिको केमिकल प्रोसेस, ये अगला कंसेप्ट है। केमिकल प्रोसेस, इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। समझना मेरी बात, मैं हर चैप्टर स्टार्ट करूंगा जैसे, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगा, नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा। नर्वस सिस्टम भाई, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स कैसी प्रोसेस है, इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। आप समझना मेरी बात, तो हर चीज का बेसिक लेके चलना है मुझे। तो भाई रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, फिजिको केमिकल, यानी इसके अंदर फिजिकल प्रोसेस भी है, इसमें केमिकल प्रोसेस भी है। तो फिजिकल प्रोसेस कौन सी है बेटा और केमिकल प्रोसेस कौन सी है, तीसरा कंसेप्ट। समझना मेरी बात, आज बिल्कुल बेसिक करा रहा हूं, बिल्कुल समझना हर चीज को, ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से। फिर मैं एनसीईआरटी पर आऊंगा, कंसेप्ट पर आऊंगा, और तरीके से ये मानो ह्यूमन है। थोड़ा सा और दूर बनाता हूं इसको मैं। ये ह्यूमन है, पूरे लंग्स ना बना करके मैं छोटा सा एक एल्वुलाई वाला कंसेप्ट बना देता हूं, ठीक है। ये इसका एक सिंगल एल्वुलाई, जो लंग्स समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। मैंने हमेशा बोला, आप कभी भी ऑक्सीजन या CO2 नहीं लेते, हमेशा आप ध्यान रखना है, आप एयर लेते हो और एयर ही निकालते हो। एयर आप ले रहे हो और एयर ही आप निकाल रहे हो। आप समझना, एयर ले रहे हो और एयर ही आप बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। आप समझना, एयर को ले रहे हो और एयर ही आप बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। आप समझ रहे हो, एटमॉस्फेयर से एयर, मैं एटमॉस्फेयर ही लिख देता हूं, एटमॉस्फेयर से एक्चुअल में आप एयर ले रहे हो और एयर ही आप बाहर निकाल रहे हो। एयर के लेने की जो मैकेनिज्म है, समझना, इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, जो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आके। निकालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। ऑक्सीजन का हम क्या बोलते हैं, यार मैं तो ऑक्सीजन लेता हूं, CO2 निकालता हूं, बिल्कुल गलत बोल रहा हूं ना मैं एयर लेता हूं और एयर ही निकालता हूं, ठीक है। अब यही एयर आपके लंग्स में जा रही है, एयर जा रही है, ऑक्सीजन नहीं जा रही, एयर जा रही है, ऑक्सीजन नहीं जा रही। अच्छा, एयर आपके लंग्स में आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि हमेशा एयर का फ्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, ऑलवेज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। जैसे मैं दिखाऊंगा आपको, एक मिनट रुकना। जैसे मान लो इस बैलून के अंदर एयर है, तो ठीक है, अंदर प्रेशर ज्यादा है या कम है, भाई अंदर प्रेशर ज्यादा है, नो डाउट। बाहर प्रेशर कम है, अंदर प्रेशर, भाई बाहर वॉल्यूम ज्यादा है, जहां वॉल्यूम ज्यादा होगा प्रेशर कम होगा, जहां वॉल्यूम कम होगा प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। अचानक से मैं अब इसको छोड़ता हूं, हाई प्रेशर, एयर कहां निकलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, एयर का फ्लो कहां हुआ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। समझना मेरी बात, एयर का फ्लो कहां हुआ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हमेशा एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करती है, यस। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया, टोटल प्रेशर कितना था एटमॉस्फेयर के अंदर, 760 mmHg, क्लियर है बिल्कुल। टोटल प्रेशर कितना था, 760 mmHg। हाँ, अंदर का प्रेशर अगर आप बाहर के प्रेशर से कम कर लो, वो आप बाहर के को तो ना वॉल्यूम चेंज कर सकते ना आप प्रेशर चेंज कर सकते, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वॉल्यूम के, सॉरी, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वॉल्यूम के, क्लियर बिल्कुल। समझना मेरी बात, एटमॉस्फेयर में हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, पर लंग्स हमारे जिस चैम्बर के अंदर है, इसके वॉल्यूम को बढ़ा दो, वॉल्यूम को बढ़ा दो, प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर की एयर अंदर आ जाएगी। वॉल्यूम को कम कर दो, प्रेशर बढ़ जाएगा, अंदर की एयर बाहर चली जाएगी। वॉल्यूम को इंक्रीज कर दो, प्रेशर कम हो जाएगा,
एयर अंदर आ जाएगी। वॉल्यूम को डिक्रीज कर दो, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, एयर बाहर चली जाएगी। यानी एयर का आना और जाना किस पर डिपेंड करता है? प्रेशर। प्रेशर का चेंज होना किस पर डिपेंड करता है? वॉल्यूम। यानी एक्चुअल में हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं और वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं और वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं। वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो अंदर वैक्यूम जनरेट होता है, निगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, ऑटोमेटिकली सक्शन पंप, जैसे वैक्यूम पंप होता है ना, अपने आप एयर बाहर से अंदर आ जाती है अपने आप। हाँ, वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, अपने आप अंदर की एयर बाहर चली जाती है। यानी एयर का आना और जाना वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, और वॉल्यूम, समझना मेरी बात, ठीक है? एयर का आना और जाना प्रेशर पर डिपेंड करता है, और प्रेशर का चेंज होना वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, और वॉल्यूम का चेंज होना हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। यानी कुछ मसल्स होते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पर बेस्ड होता है, ठीक है? अगर मैं मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कराता हूं तो मैं वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर पाऊंगा। वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर पाने का मतलब है प्रेशर चेंज कर पाऊंगा, तब जाकर के बाहर की एयर अंदर और अंदर की एयर बाहर, बाहर की एयर अंदर और अंदर की एयर बाहर होगी। इसको बोलते हैं ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। कहते हैं ना, गर्मी बहुत हो रही है, खिड़की खोल, बाहर की हवा अंदर आने दे और अंदर की हवा बाहर जाने दे, भाई वेंटिलेशन होने दे। समझ रहे हो ना मेरी बात? वेंटिलेशन का मतलब है एयर का अंदर आना और अंदर की एयर का बाहर जाना, वेंटिलेशन। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्लियर है बिल्कुल? यस। यानी मैं एनसीईआरटी की उन लाइनों को बता रहा हूं जहां कंफ्यूजन होता है, मैं कंफ्यूजन होने नहीं दूंगा इस बार। तो इस प्रोसेस को इस बार क्या हर बार ही नहीं होने देता मैं, ठीक है? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलोगे आप वेंटिलेशन। वेंटिलेशन या ब्रीथिंग बोल सकते हो, जो रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। या तो आप वेंटिलेशन बोल सकते हो, वेंटिलेशन, या ब्रीथिंग बोल सकते हो, ब्रीथिंग बोल सकते हो। वेंटिलेशन या ब्रीथिंग बोल सकते हो। क्लियर है बिल्कुल? वेंटिलेशन या ब्रीथिंग बोल सकते हो, ठीक है, जो रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। क्लियर है बिल्कुल? मैंने इस चैप्टर में काफी चेंज किया है, अभी बेसिक तो बहुत छोटी सी बात है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से लेके चल रहा हूं, ठीक है? आगे जाकर के जितने भी एनिमल्स हैं, पूरा मैं बहुत डायग्रामेटिकली हर चीज को बहुत अल्टीमेट लेवल पे कराने वाला हूं, ध्यान रखना, ठीक है? अल्टीमेट लेवल पर छोटी छोटी चीजों के बेसिक क्लियर कराते हुए तब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? तो एयर का जाना, आना और जाना क्या कहलाता है? वेंटिलेशन या ब्रीथिंग कहलाता है, जो एक फिजिकल प्रोसेस है। नंबर वन, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, क्योंकि ये आपकी इच्छा यानी फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम के इंक्रीज और डिक्रीज होने पर डिपेंड कर रही है, प्रेशर के चेंज होने पर डिपेंड कर रही है, ठीक है? अब एयर आ गई, अब समझना अगला कंसेप्ट फिर से आता है। भाई मानो ये लंग्स है, ठीक है? लंग्स कैसे होते हैं? हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो ये हाईली जो वेस्कुलर स्ट्रक्चर आपके लंग्स हैं, इनके अराउंड क्या होंगे? ब्लड वेसल्स। इनके अराउंड क्या होंगे? ब्लड वेसल्स। भाई इस एयर में नाइट्रोजन भी है, इस एयर में ऑक्सीजन भी है, इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। इस एयर से मैक्सिमम ऑक्सीजन कहां जाएगी? ब्लड के अंदर, ठीक है? और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, उससे मैक्सिमम CO2 कहां जाएगी? वापस लंग्स के अंदर। यह नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं है, ओनली ऑक्सीजन और CO2 का ही डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन समझते हो? हाई प्रेशर से लो प्रेशर कोई भी चीज जा रही है, कह रहे हैं डिफ्यूज हो रही है। जैसे मैंने बताया ना, इस बैलून के अंदर अभी मैंने हवा भरी, जैसे मैं दिखा देता हूं फिर से। तो एयर इसमें ज्यादा है, तो धीरे धीरे क्या कर रही है? एयर डिफ्यूज हो रही है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर क्या कर रही है? डिफ्यूज कर रही है। क्लियर बिल्कुल? तो यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है? आप समझ रहे हो? अभी यहां जो एंटर कर रहा है ब्लड, वो तो डीऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है? जो यहां से जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा, तो किसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगी? क्लियर? ठीक है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज्यादा होगी, CO2 कहां चली जाएगी? लंग्स में, हाई से लो की तरफ। यहां ऑक्सीजन ज्यादा होगी, ऑक्सीजन कहां चली जाएगी? हाई से लो की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर से आपने, एयर में ऑक्सीजन ज्यादा होगी, ज्यादा से कम की तरफ ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा, ज्यादा से कम की तरफ CO2 का डिफ्यूजन होगा, ठीक है? यहां नाइट्रोजन का डिफ्यूजन नहीं होता। यस,
नाइट्रोजन का डिफ्यूजन नहीं होता ड्यू टू सॉल्युबिलिटी, क्योंकि ये हाईली सॉल्युबल है, ये कम सॉल्युबल है, पर नाइट्रोजन सॉल्युबल ही नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए नाइट्रोजन इस प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करती, इसीलिए नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर का एनसीईआरटी ने कोई जिक्र नहीं किया। तो ये क्या चल रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ये क्या चल रहा है बेटा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, क्लियर है बिल्कुल। यहां क्या हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, अगेन ये भी फिजिकल प्रोसेस है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है, ये भी फिजिकल प्रोसेस है। अब क्या होगा, अब इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहां होगा, नियर द सेल, जो मैंने आपको बताया, ठीक है भाई। यहां पर भी क्या होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे, यहां पर भी क्या होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे, पूरा मैकेनिज्म समझना मेरी बात। तो फाइनली हो क्या रहा है भाई, ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा कहां जाएगा, नियर द टिश्यू, नियर द टिश्यू, ठीक है। और टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, सीधा ये लंग्स में जाएगा, सीधा लंग्स में जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहां क्या चल रहा है, इट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, क्या चल रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ओके। ठीक है, ये यहां से ऐसे दिखा देता हूं इसको, ठीक है, थोड़ी जगह चाहिए ऊपर, है ना। तो अब क्या चल रहा है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, क्या है बेटा, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंदर ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये कौन सी प्रोसेस होगी, नंबर थर्ड मैकेनिज्म होगी, नंबर थर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब क्या होगा भाई, तो यहां पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर सीधे कहां पहुंचेगी, टिश्यू के पास। टिश्यू में ऑक्सीजन का क्या होगा, यूटिलाइजेशन, क्योंकि टिश्यू के पास क्या है, फूड, C6H12O6, क्लियर है। यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा, CO2 बनेगी, प्लस H2O बनेगा, प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एनसीईआरटी बोलती है CO2 को हम क्या करते हैं, रिलीज आउट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हार्मफुल होती है। एनर्जी को क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। यहां कंटिन्यू क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ऑक्सीजन कंटिन्यूस मैकेनिज्म में यूटिलाइज हो रही है, CO2 कंटिन्यू रिलीज आउट हो रही है। रिलीज आउट हम कहां करेंगे, यहां ना करके इधर दिखा दो, इसको हम क्या करेंगे, ये रिलीज आउट कर रहे हैं, वापस बाहर भेज रहे हैं CO2 को, ठीक है। CO2 को ब्लड के माध्यम से सीधे बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहां अगेन क्या हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, अगेन क्या हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब ये डिफ्यूजन कहां होगा, इंटरनल लेवल पर हो रहा है, अंदर के लेवल पर हो रहा है, ये कहां हो रहा है, बाहर के लेवल पर हो रहा है। तो आप इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल सकते हो, इसको आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोल सकते हो, एक्सटर्नल प्रोसेस है। ये इंटरनल प्रोसेस है, इंटरनल रेस्पिरेशन बोल सकते हो, इंटरनल, ठीक है। और डिफ्यूजन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। अब अंदर क्या चल रहा है, इट इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन, अंदर क्या चल रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन, सेल के अंदर होने वाला प्रोसेस। और सेलुलर रेस्पिरेशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस सिमिलर होगी। जो भी अंतर होगा इस प्रोसेस के अंदर होगा, जिसमें मैं एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को सीधे यहां तक लेकर के आ रहा हूं, अंदर जो CO2 बन रही है उसको वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज करा रहा हूं, ठीक है। जैसे मेरे पास लंग्स हैं तो ये प्रोसेस मैं लंग्स के थ्रू करूंगा, मेरे पास गिल्स होते तो ये प्रोसेस मैं गिल्स के थ्रू करता, मेरे पास ट्रैकियल सिस्टम होता तो मैं ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू, जैसे कॉकरोच के पास होता है तो उसके थ्रू इस मैकेनिज्म को करता। यानी ये फिजिकल प्रोसेस जो है ना, उसमें कौन कौन से स्टेप आने हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन से स्टेप इंक्लूड होंगे, केमिकल प्रोसेस में कौन से स्टेप इंक्लूड होंगे? तो ये केमिकल प्रोसेस है नंबर 5 पॉइंट, ठीक है। तो आप बोलोगे 1 2 3 4, ये फिजिकल प्रोसेस है और ये केमिकल प्रोसेस है, इट इज अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है। ये मेरा एक अल्टीमेट तरीका है समझाने का, ठीक है। कुछ मेरे मतलब पेट तरीके हैं जो मेरे खुद बनाए हुए हैं, ठीक है, तो उसको मैं यूटिलाइज करता हूं, ठीक है। तो सिंपल तरीका क्या है, कोई कंसेप्ट पहले समझाना है मुझे, ठीक है, कि बाहर से आप एयर को लेते हो, एयर को निकालते हो, लेने की प्रोसेस को इंस्पायरेशन, निकालने की प्रोसेस को एक्सपायरेशन। ये प्रोसेस डिपेंड किस पर करती है, प्रेशर, क्योंकि हमेशा एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप चेंज नहीं कर सकते, हाँ अंदर के प्रेशर को चेंज कर सकते हो। वॉल्यूम को बढ़ा दोगे प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम को कम कर दोगे प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आप यहां क्या कर रहे हो, सिर्फ वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करके इस प्रेशर को चेंज कर रहे हो, जिसकी वजह से एयर इन एंड आउट हो रही है। इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग या वेंटिलेशन बोलते हैं। ब्रीथिंग या वेंटिलेशन बोलते हैं, जो फिजिकल प्रोसेस का पार्ट है। क्लियर है बिल्कुल? या नाइट्रोजन इनसॉल्युबल होती है, इसलिए डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट नहीं करती। ऑलवेज ऑक्सीजन और CO2 का ही डिफ्यूजन होगा, ऑक्सीजन और CO2 का ही डिफ्यूजन होगा। ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर बाहर जाएगी, CO2 डिफ्यूज होकर अंदर आएगी, तो इट इज अ इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, सॉरी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, क्योंकि एक्सटर्नल लेवल पर हो रहा है, ठीक है। अगेन फिजिकल प्रोसेस, नाइट्रोजन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती ड्यू टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब यहां पर ये दोनों कहां पहुंचेंगे, नियर द टिश्यू। ऑक्सीजन कहां जाएगी, सीधी टिश्यू के अंदर, अगेन डिफ्यूजन हो रहा है। अंदर क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन, जो केमिकल प्रोसेस है, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी और CO2 बनेगी। CO2 हार्मफुल होती है, इसको रिलीज आउट कर दिया जाएगा और एनर्जी को यूटिलाइज कर दिया जाएगा। इट इज अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो केमिकल प्रोसेस है, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है, बट फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप की हो सकती है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, जो एक्वाटिक एनिमल्स होंगे, जो पानी में रहते हैं, उनमें रेस्पिरेशन अलग तरीके से होगा। जो टेरेस्ट्रियल हैं, अर्थ पर रहते हैं, ठीक है, उनमें अलग तरीके से होगा। वो क्यूटेनियस भी कर सकते हैं, यानी बॉडी के थ्रू, स्किन के थ्रू, ठीक है, वो लंग्स के थ्रू भी कर सकते हैं। उनके पास ट्रैकियल सिस्टम भी हो सकता है। यानी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट एनिमल में अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। यस, फिजिकल प्रोसेस के लिए वो किस पर डिपेंड कर रहा है, उनका हैबिटेट क्या है, किस वातावरण में रहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। हाँ, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर भी डिपेंड करता है, जो डिटेल्ड में मैं बताने वाला हूं। क्लियर है बिल्कुल? तो यहां तक बताओ, यहां तक कोई डाउट? फिजिकल प्रोसेस 4 स्टेप समझा दिए, केमिकल प्रोसेस जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होगी, यहां पर वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो 3 कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट बताए मैंने, बहुत 3 बेसिक कंसेप्ट बताए। यहां तक कोई डाउट बेटा? यहां तक कोई डाउट? नो डाउट BMS। 4th स्टेप कहां है? 4th स्टेप यहां है। इट इज अ इंटरनल डिफ्यूजन, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप हो गया, फिर इंटरनल डिफ्यूजन हो गया, फिर 5वां स्टेप हो गया सेल्यूलर रेस्पिरेशन। टोटल 5 प्रोसेस हो गए। लंग्स और ब्लड वेसल्स के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जो मैं आगे डिटेल्ड में प्रॉपर एल्वुलाई का स्ट्रक्चर बना के समझाऊंगा, ठीक है। एक चैप्टर मुझसे कर लो, ठीक है, तब तुम्हें समझ में आएगा कि सर, जो नए बच्चे हैं, कि एक्चुअल में कितना बेसिक से कितना कंसेप्चुअल लेके चलते हैं। फिर तुम्हें कहीं पर डिबेट में भी खड़ा कर दिया जाएगा ना, किसी भी लेवल के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, तुम यूं निकाल के दोगे, ठीक है, किसी भी लेवल के क्वेश्चन, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। तो 3 कंसेप्ट मैंने करा दिए, फिर से एक बार बता देता हूं मैं। सबसे पहले मैंने बताया कि डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर और प्लांट्स के अंदर सिमिलर होता है, बस फोटोसिंथेसिस का डिफरेंस होता है। दूसरा मैंने बताया कि एक्चुअल में रेस्पिरेशन का पर्पस क्या है। आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इंटेक करते हो, जिनका डाइजेशन होता है, देन एब्जॉर्प्शन होकर के वो नियर द टिश्यू पहुंचा दिए जाते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं? एनसीईआरटी लिखती है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड। ये अब्जॉर्ब होकर कहा जाएंगे टिश्यू के अंदर। टिश्यू में क्या होगा? इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन। डायरेक्ट ब्रेकडाउन क्या होता है? अगर मैं इस ग्लूकोज को टेस्ट ट्यूब में डालूं और जला दूं, बर्न कर दूं, ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन होगा। इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन का मतलब है डिफरेंट मेटाबॉलिक साइकिल, जैसे ना क्रेब्स साइकिल,
ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये हम पढ़ाएंगे सेलुलर रेस्पिरेशन में। यानी बहुत सारे इंटरमीडिएट रिएक्शन के थ्रू, इंटरमीडिएट एंजाइम्स के थ्रू ये टूटेगा CO2 और H2O में, तो इट इज अ इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन, और टूटने को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तब जाकर के आपकी CO2 और H2O बनती है, एनर्जी बनती है, ये हार्मफुल होती है, इसको रिलीज आउट कर दिया जाता है, इसको यूटिलाइज कर लिया जाता है। अगेन बेसिक कंसेप्ट। और तीसरा मैंने आपको बता दिया कि इट इज अ पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो पहले आपको मैंने बताया कि एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर में 3 गैसेस होती हैं, इनका अपना अपना परसेंटेज होता है, ये आप समझ में आ गया। इसका प्रेशर 760 mmHg होता है। क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि आप जानते हो नाइट्रोजन कितना परसेंट थी भाई, 78% थी। ऑक्सीजन कितना थी? 21% थी। CO2 कितना थी? 0.04% थी। समझ रहे हो? इसमें अदर गैसेस भी आ गए, ठीक है। ये सारा मिलकर के एक प्रेशर जनरेट करते हैं। उसको मेजर करने के लिए हमने मरकरी ली, एक टेस्ट ट्यूब लगा दी, उसमें वैक्यूम है। जैसे एयर का प्रेशर इस पर पड़ा, मरकरी इस वैक्यूम में ऊपर चढ़ गई, तो कितना मिलीमीटर ऊपर रन की उसने? 760 मिलीमीटर। तो ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, कितना दबाव पड़ रहा है जिसकी वजह से मरकरी ऊपर जा रही है। तो आप बोलोगे जो दबाव पड़ रहा है उसकी वजह से मरकरी 760 मिलीमीटर ऊपर जा रही है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ठीक है। अगर मैं इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हर एक गैस का इंडिविजुअल प्रेशर पूछूं तो उसको बोलते हैं आंशिक, आंशिक यानी पार्शियल प्रेशर। तो तीनों का पार्शियल प्रेशर मैंने अलग अलग बता दिया है, ठीक है। टोटल पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर, और नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और CO2 का पार्शियल प्रेशर आपको निकाल के दिखा दिया है, ठीक है। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यह है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, यह है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यह है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। कैसे निकालते हैं? आपके सामने है, ठीक है। ये टोटल पार्शियल प्रेशर कितना निकल के आएगा? यहां पर टोटल निकल के आएगा 760 mmHg। अब आपको एक ही कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि एक्चुअल में पार्शियल प्रेशर क्या है। अब फाइनली क्वेश्चन आता है, डिफरेंस क्या है ब्रीथिंग के अंदर, वेंटिलेशन के अंदर और रेस्पिरेशन के अंदर? आप बोलोगे ब्रीथिंग और वेंटिलेशन एक ही बात है, रेस्पिरेशन के ही पार्ट हैं, रेस्पिरेशन के ही पार्ट हैं ब्रीथिंग एंड वेंटिलेशन। क्लियर? बिल्कुल। इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस कौन सी होती है? समझ में आ गई आपको, ये चारों प्रोसेस फिजिकल है। केमिकल प्रोसेस कौन सी होती है? समझ में आ गई आपको, ये सेल के अंदर हो रही है, केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी साथ लेके चलूंगा। लेटेस्ट एनसीईआरटी है, ये क्या बोल रही है? ये क्या बोल रही है? एज यू हैव रीड अर्लियर, आप जानते हो, ठीक है, और पढ़ चुके हो पहले, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। कौन सा सिंपल मॉलिक्यूल है? सिंपल मॉलिक्यूल का मतलब है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, जो डाइजेशन के बाद आप बना रहे हो, ठीक है, जो टिश्यू के अंदर पहुंच रहे हैं। यहां पर ऑक्सीजन क्या काम कर रही है? इसको इनडायरेक्टली ब्रेक कर रही है, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन कर रही है टू डिराइव्ड एनर्जी। इससे एनर्जी बन रही है, इससे एनर्जी बन रही है, ठीक है, जिसको हम कहां यूज कर रहे हैं? परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, जो डिफरेंट वेरियस एक्टिविटीज में यूटिलाइज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, नो डाउट, जो हार्मफुल है, जिसको हम क्या कर रहे हैं? रिलीज आउट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, रिलीज ड्यूरिंग द अबव। कौन सी रिएक्शन है? कैटाबॉलिक रिएक्शन है। सोचो, एनसीईआरटी के इन 4 लाइनों से इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं नीट के, कंसेप्चुअल, जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली एकदम कंसेप्ट क्लियर किए हैं, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ठीक है। इट इज, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल। आप जानते हो कंटिन्यूअसली हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन सेल के पास तक पहुंचा रहे हैं, नहीं पहुंची तो हम मर जाएंगे भाई, ठीक है। और CO2 कंटिन्यूअसली बन रही है, जिसको हम रिलीज आउट कर रहे हैं। कंटिन्यू ऑक्सीजन जा रही है, CO2 आ रही है। क्यों ऐसा हो पा रहा है? बाहर के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, अंदर कम है, क्योंकि अंदर यूटिलाइज हो रही है। अंदर CO2 का प्रेशर ज्यादा है, बाहर कम है, क्योंकि अंदर CO2 प्रोड्यूस हो रही है। अगर मैं तुमसे कहूं बेटा कि ऑक्सीजन का प्रेशर या पार्शियल प्रेशर बाहर और अंदर मैं बराबर कर दूं तो क्या होगा? ऑक्सीजन का प्रेशर एटमॉस्फेयर के अंदर और टिश्यू के अंदर इक्वल कर दें तो क्या होगा? जरा बताओ, तो क्या होगा?
तो क्या होगा जरा बताओ, टेंशन मत करो, नोट्स प्रॉपर नोट्स बनाने दूंगा, टेंशन मत करो, प्रॉपर नोट्स, मेरे हैंड राइटिंग नोट्स भी आपको चैप्टर के एंड तक मिल जाया करेंगे, ठीक है। कल से आपको प्रॉपर तरीके से, ठीक है, डीपीपी 1 मिलेगी, ठीक है, जो होमवर्क में करनी है, ठीक है। आज के मैं डीपीपी क्वेश्चन आपको यहां करा दूंगा, टेंशन मत करना, पहली डीपीपी क्वेश्चन मैं यहां करा दूंगा, ठीक है। एक्सचेंज नहीं होगा, नो गैसेस एक्सचेंज, जो बच्चे लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं, जब प्रेशर बराबर कर दोगे तो एक्सचेंज होगा ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे CO2 का प्रेशर बराबर कर दोगे तो CO2 का एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट सब ब्लॉक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलो, this process of exchange of oxygen from atmospheric air with CO2 produced by the cell is called breathing, समझना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रीथिंग। जो एक्सचेंज हो रहा है ये क्या कहला रहा है, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन, एक ही बात है, ब्रीथिंग बोलो या आप यहां पर वेंटिलेशन बोल सकते हो, या वेंटिलेशन, एक ही बात है, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन एक ही बात है, ठीक है। कॉमनली नोन एज, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कॉमनली नोन एज रेस्पायरेशन। एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, मैंने रखा भी है अभी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन का ही तो पार्ट है ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। भाई ब्रीथिंग या वेंटिलेशन रेस्पिरेशन का ही पार्ट है, फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूव अप, मूव अप एंड मूव डाउन, मूव अप एंड मूव डाउन, क्लियर है बिल्कुल। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, यू नाउ दैट इट इज ड्यू टू ब्रीथिंग। यस, हाउ डू वी ब्रीथ, अब ब्रीथ करते कैसे हैं, इसका पूरा मैकेनिज्म वैसे मैं कराऊंगा डिटेल इसके मैकेनिज्म के अंदर, पर बेसिक मैंने बता दिया, बेसिक मैंने बता दिया भाई, एयर का आना और जाना ब्रीथिंग कहलाता है, ठीक है। एयर का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा, ठीक है, ऑलवेज। और प्रेशर का चेंज होना वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, और वॉल्यूम का चेंज होना कुछ मसल्स के अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पर डिपेंड करता है। मैं मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करा करके वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करूंगा, जब वॉल्यूम को इंक्रीज करूंगा प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर की एयर अंदर, जब वॉल्यूम को डिक्रीज करूंगा प्रेशर बढ़ जाएगा, अंदर की एयर बाहर, यानी एयर का आना और जाना प्रेशर, प्रेशर, समझना मेरी बात, और प्रेशर का चेंज होना वॉल्यूम, और वॉल्यूम का चेंज होना टू टाइप्स के मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पूरा मैकेनिज्म डिटेल्ड मैं समझाऊंगा आगे। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब्ड इन फॉलोइंग, ठीक है, सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अब पूरा मैं आ रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा एनिमल किंगडम में जा रहा हूं, क्योंकि अब एनसीईआरटी बात कर रही है कि डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, डिफरेंट एनिमल्स के अंदर, ठीक है, अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं जो फिजिकल प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है। यस, वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं वो एनिमल रहता कहां है, अगर पानी में है, एक्वेटिक है तो गिल्स यूज करेंगे, अर्थ पर रहता है, टेरिस्ट्रियल है तो वो स्किन के थ्रू भी कर सकते हैं, बॉडी सरफेस के थ्रू, वो ट्रैकियल रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, वो लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, इसे हम करते हैं। आप समझे, समझे या नहीं समझे? यस, बहुत बढ़िया, सुपर, जबरदस्त। अब मैं एंटर कर रहा हूं अगले उस पर, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, एक एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा, आप ही बताओगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द एनाबॉलिक रिएक्शन, ड्यूरिंग द एनाबॉलिक रिएक्शन। स्टेटमेंट 2 देखो, CO2 produced by the cell have to be released out due to harmful nature। तो नीट में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो मैं प्रैक्टिस शीट अलग से दे रहा हूं उसकी, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिद्धि में ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इनमें देखना होता है पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है या गलत है, या दोनों ही गलत हैं या दोनों ही सही हैं। तो 4 स्टेटमेंट होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द एनाबॉलिक, एनाबॉलिक नहीं है, कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक, याद आ गया, कैटाबॉलिक रिएक्शन तो गलत हो गया। CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल हैव टू रिलीज आउट ड्यू टू हार्मफुल नेचर, एब्सोल्युटली राइट। यानी ये स्टेटमेंट तो ठीक है, ये गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, गलत।
बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, ये भी गलत। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट पर फर्स्ट तो इनकरेक्ट है, तो ये भी गलत। कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ? फोर्थ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हम लोग सिद्धि दे रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन, ठीक है, ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। अब आ जाओ, ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल टू डिराइव्ड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। जरा बताओ, पहला स्टेटमेंट सही है गलत है? भाई, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, ये भी सही है, इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन हो रहा है। ये भी सही है, सिंपल मॉलिक्यूल का हो रहा है, सॉरी, इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल का नहीं हो रहा है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का हो रहा है। हाँ, नहीं ठीक है, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल। तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तो डाइजेशन से कन्वर्ट कर रहे हैं, अब सिंपल का हम इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तब जाकर के आपका एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल, कंटिन्यू ऑक्सीजन सेल को प्रोवाइड कराई जा रही है टू डिराइव्ड एनर्जी परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो क्या लगाओगे आप? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नीट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप धड़ल्ले से लगा पाओगे। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन मल्टीपल टाइम रिवीजन कराऊंगा, कल फिर आके रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। कल का मतलब अगली क्लास के अंदर अल्टरनेटिव क्लास रहेगी मेरी और तरुण सर की, यानी जूलॉजी बॉटनी, जूलॉजी बॉटनी, जूलॉजी बॉटनी अल्टरनेटिव चलेगी, जिससे कि आपको ऐसा फील नहीं होगा कि कोई सब्जेक्ट में टाइम ज्यादा लग गया, किसी में ऐसा, ठीक है। बहुत रेगुलर सिस्टम से चलेगा, बहुत आप इंजॉय करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, द टिश्यू रेस्पिरेशन रेफर टू। अगर मैं टिश्यू रेस्पिरेशन की बात करता हूं तो किसको बोलोगे? ब्रीथिंग को टिश्यू रेस्पिरेशन बोलोगे? नो। पल्मोनरी वेंटिलेशन को टिश्यू रेस्पिरेशन बोलोगे? नो। सेलुलर रेस्पिरेशन को टिश्यू रेस्पिरेशन बोलोगे? यस। सेल के अंदर जो प्रोसेस हो रही है वो एक्चुअल में टिश्यू रेस्पिरेशन है, वो एक्चुअल में केमिकल प्रोसेस है, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रिएक्शन ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल and CO2 produced by the cell have to be released out. This process of exchange of oxygen from atmosphere with CO2 produced by cell is called, जो exchange हो रहा है, क्या बोलेंगे इसको? रेस्पिरेशन। यस, क्योंकि एनसीईआरटी बोलती है कि ब्रीथिंग या वेंटिलेशन को हम रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये रेस्पिरेशन का ही तो पार्ट है, अभी कराया। ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं, वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी इन चारों टर्म यूज कर सकते हैं इसके लिए। कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? अब बात आएगी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अगर मैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करता हूं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करता हूं, तो अब आ जाओ, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में अलग अलग हो सकते हैं। किस पर डिपेंड करता है? जरा बताओ, किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सेम स्ट्रेटजी मेरी यही रहेगी, कंसेप्ट कराऊंगा, उसकी एनसीईआरटी कराऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर कंसेप्ट, एनसीईआरटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और लास्ट में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा और साथ में डीपीपी होमवर्क में, और लास्ट में आपको सिद्धि, आपको समझ रहे हो तेजस, और आपको एनसीईआरटी कवच, पूरा एनसीईआरटी बेहतर तरीके से उसमें क्वेश्चन डालूंगा कुछ मैं, ठीक है। और आपको स्मार्ट शॉर्ट नोट्स, जिसके अंदर हमारी बहुत बड़ी एनर्जी लगने वाली है। तो दो जगह एनर्जी लगेगी हमारी, दो जगह बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। एक तो इन बेहतर तरीके से क्वेश्चन बना रहे हैं और साथ में उनको सॉल्यूशन दे रहे हैं। जितनी भी डीपीपी देंगे सबके सॉल्यूशन आपको मैं खुद दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरे कंसेप्ट को कनेक्ट करता हुआ, ठीक है। तो टेंशन मत करना किसी भी चीज की। दूसरा, ठीक है, स्मार्ट जो शॉर्ट नोट्स में बना रहा हूं ना, ठीक है, वो आप नहीं बना पाओगे, पर आप बना सकते हो खुद के, तो अच्छी बात है। नहीं तो मैं अपने हिसाब से, वो आपको लास्ट में पढ़ने होते हैं, बस पलटने होते हैं, 2-3 पेज में चैप्टर खत्म। समझ रहे हो ना मेरी बात? 2-3 पेज में चैप्टर नहीं खत्म, ठीक है। जो और एग्जाम टाइम पर ये रामबाण साबित होते हैं, जब तुम बहुत सारा सिलेबस हो जाएगा, जब रिवीजन मारोगे तो उस समय खतरनाक लेवल का काम करते हैं। तो ये दो अपने में अल्टीमेट हैं, और मैं सच कह रहा हूं, ठीक है। तुम ऑलरेडी बायोटेक के नोट्स देख सकते हो मेरे, तो मैंने ऑलरेडी, ठीक है, कहा था कि बेटा मैं इस साल आपको हर चैप्टर के साथ बेहतरीन शॉर्ट नोट्स दूंगा, खुद अपने हाथ से बनाऊंगा, जिसमें एनसीईआरटी के सारे जो पॉइंट तुम भूलते हो, या वो पॉइंट जहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, या कुछ एक्सटर्नल पॉइंट्स जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, वो मैं एड ऑन करता हूं बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में। समझ में आया? ठीक है, चलो ये तरीका रहेगा। तो आगे आ जाओ। रेस्पिरेटरी ऑर्गन किस पर डिपेंड करते हैं? डिफरेंट एनिमल में दो चीजों पर डिपेंड करते हैं। भाई वो एनिमल किस वातावरण में रहता है, इस पर डिपेंड करते हैं,
और दूसरा किस पे डिपेंड करते हैं? दूसरा डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं? उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, नए बच्चे होंगे उनको समझाऊंगा, टेंशन मत करना, व्हाट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो दो चीजों पर डिपेंड करते हैं, एक तो हैबिटेट पर डिपेंड करते हैं इनके, और दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस पर डिपेंड करते हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी एनिमल्स का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? क्या ऐसा एनिमल है जो कुछ सेल के एग्रीगेशन होने से बन जाता है जैसे पॉरीफेरा, या ऐसा एनिमल है जिसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कई सेल मिलकर के सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, सिमिलर सेल, तो उसको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। फिर आगे जाकर के इवोल्यूशन हुआ तो और कॉम्प्लेक्स एनिमल बने जिनमें कई टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बने, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और कई ऑर्गन के मिलने से एक सिस्टम बना तो उसको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एनिमल किंगडम का पार्ट है, पर यहां पर भी मैं हल्का सा हिंट दूंगा और डिटेल्ड पढ़ाऊंगा एनिमल किंगडम के अंदर। कहां पढ़ाऊंगा? एनिमल किंगडम में, क्योंकि यहां का पार्ट नहीं है, पर बेसिक जरूर समझाऊंगा आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले हैबिटेट की बात करता हूं। अगर मैं हैबिटेट की बात करता हूं तो हो सकता है एक्वाटिक कंडीशन हो सकता है टेरेस्ट्रियल कंडीशन हो। ठीक है, एक्वाटिक भी हो सकती है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। ठीक है, एक्वाटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल का मतलब समझाता हूं। ठीक है, एक्वाटिक समझ रहे हो ना, यानी वाटर के अंदर, एक्वाटिक का मतलब हो गया वाटर के अंदर, टेरेस्ट्रियल का मतलब हो गया अर्थ पर। ठीक है, लैंड के ऊपर। ठीक है, समझना मेरी, टेरेस्ट्रियल का मतलब हो गया ऑन लैंड। ठीक है, समझना मेरी बात। तो एनिमल दो जगह रह सकते हैं, पानी के अंदर रह सकते हैं, वाटर के अंदर, या टेरेस्ट्रियल। ठीक है, टेरेस्ट्रियल का मतलब है आप कह सकते हो अर्थ पर। ठीक है, लैंड के ऊपर, आप समझ रहे हो? हाँ, अर्थ के ऊपर, लैंड के ऊपर, समझ रहे हो? हाँ, तुम पीछे चल रहे हो भाई। हाँ, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एक्वाटिक, अब ये आप जानते हो, जैसे आप किसी भी एनिमल का एग्जांपल ले लो, पानी के अंदर फिश पानी में रहते हैं। ठीक है, मोस्टली इनवर्टिब्रेट, मोस्टली, सारे नहीं, पानी के अंदर रहते हैं, तो उनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा भाई? पानी के अंदर तो गिल्स ही यूज करेंगे ना। अगर एक्वाटिक एनिमल है तो क्या यूज करेंगे? गिल्स यूज करेंगे, गिल्स यूज करेंगे। हाँ, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं तो टेरेस्ट्रियल एनिमल आप जानते हो, यहां पर लंग्स भी यूज कर सकते हैं। लंग्स से पहले भी बता देता हूं, लंग्स भी यूज कर सकते हैं, या बॉडी सरफेस भी यूज कर सकते हैं। मॉइस्ट क्यूटिकल, मॉइस्ट स्किन भी यूज कर सकते हैं, समझाऊंगा क्यूटिकल क्या होती है, समझाऊंगा क्यूटिकल और स्किन में क्या डिफरेंस होता है, ये भी समझाऊंगा। ठीक है, मॉइस्ट स्किन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैकियल सिस्टम भी हो सकता है, ट्रैकियल सिस्टम, ये डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको। टेरेस्ट्रियल एनिमल अपने लंग्स यूज कर सकते हैं, जैसे अर्थवॉर्म के अंदर मॉइस्ट क्यूटिकल होती है। क्या होती है मॉइस्ट क्यूटिकल? अभी डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन मत करना। मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन फ्रॉक के अंदर होती है, वो अपनी फ्रॉक की मॉइस्ट स्किन से क्या कर लेता है? अपना रेस्पिरेशन कर लेता है। कॉकरोच की बात करेंगे तो कॉकरोच में ट्रैकिया, टिब्यूल्स होते हैं, नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स, बाहर से यार टिब्यूल्स के तो टिश्यू के पास जाते हैं, टिश्यू से वापस बाहर। ये बेसिक बता रहा हूं, अभी डिटेल में एक एक का डायग्रामेटिकली डिटेल समझाऊंगा, एक एक का डायग्रामेटिकली डिटेल समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं, जैसे फ्रॉक की अगर बात करो, फ्रॉक जब इस साल क्वेश्चन भी आया था, देखा होगा आपने, इसी साल क्वेश्चन आया था, फ्रॉक जब पानी में होता है तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या यूज करेगा भाई? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्योंकि फ्रॉक के पास गिल्स नहीं होते। ठीक है, तो वो अपना स्किन यूज करेगा, समझ, एक्वाटिक के अंदर गिल्स भी यूज करते हैं। ठीक है, और ये लोग अपनी स्किन भी यूज कर लेते हैं। ठीक है,
गिल्स या स्किन। ठीक है, गिल्स या स्किन, आप समझना मेरी बात। स्किन से भी कर सकते हैं, बॉडी सरफेस कर सकते हैं, या बॉडी सरफेस, या बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस। हाँ, पर अगर टेरेस्ट्रियल कंडीशन आएगी तो यहां लंग्स यूज कर सकते हैं, मॉइस्ट क्यूटिकल यूज कर सकते हैं, ठीक है, मॉइस्ट स्किन से भी कर सकते हैं क्योंकि मॉइस्ट होना बहुत जरूरी है, और ट्रैकियल सिस्टम भी कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं निर्भर करता है वो किस वातावरण में है, ठीक है, पानी के अंदर है या ऊपर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हैबिटेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि उनके टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैबिटेट पर डिपेंड करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग vary among different group of animal depend mainly on their habitat and level of organization, level of organization। अब level of organization क्या है समझना। अगर मैं level of organization की बात करता हूं तो अभी बेसिक कराऊंगा, डिटेल तो मैं एनिमल किंगडम में ही कराऊंगा क्योंकि वहां का टॉपिक यहां करा दूंगा तो कचरा हो जाएगा। समझ गया ना मेरी बात, कि हर जगह का अपना स्पेसिफिक टाइम होता है। जैसे आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत, अगर नए बच्चे हैं तो पता नहीं, मुझे थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने, सबसे पहले पॉरीफेरा आते हैं एनिमल किंगडम के अंदर। पॉरीफेरा के अंदर सबसे सिंपल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कई सेल मिलकर के आपस में एग्रीगेट हुए, जिसमें हर सेल का अपना एक अलग फंक्शन होता है और मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म की तरह उन्होंने बिहेव किया और सबसे सिंपल टाइप का एनिमल बनाया, पॉरीफेरा यानी स्पॉन्जेस। तो यहां पर आपका, ठीक है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, सेल्यूलर। यहां पर आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, टिश्यू। यहां पर आपको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, ऑर्गन, यानी वो एनिमल जिनमें कई टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बन गए थे तो वो ऑर्गन के थ्रू अपना काम कर रहे थे। फिर आगे जाकर के बन गया ऑर्गन सिस्टम, यानी कई ऑर्गन के मिलने से, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऑर्गन तो है नहीं, उसमें स्टमक अलग ऑर्गन है, पेनक्रियाज अलग ऑर्गन है, लीवर अलग ऑर्गन है, इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल अलग ऑर्गन है। समझ रहे हो, कई ऑर्गन मिलकर के काम एक ही कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। देन ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर जैसे मानो कोई एनिमल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके पास ऑर्गन तो बने ही नहीं। जब ऑर्गन नहीं बने तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी नहीं होंगे, तो जनरल बॉडी सरफेस से ये ब्रीथिंग करेंगे। ठीक है, अब जहां ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, जहां ऑर्गन बन गए, आप समझना मेरी बात, तो वो उन ऑर्गन को यूज करेंगे। ठीक है, जहां ऑर्गन सिस्टम बने, जैसे ऑर्गन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो आगे जाकर के गिल्स बन गए थे एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर, कहीं जाकर के आप देखोगे मॉइस्ट क्यूटिकल आ गई थी, कहीं ट्रैकिया बन गए थे। ठीक है, तो वहां ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, जैसे लंग्स बन गए थे। ठीक है, तो यानी दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है कि भाई इनका हैबिटेट क्या है, मेन पार्ट तो ये हो गया, और साथ में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये दो चीजें ठीक पे डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स। समझना मेरी बात, तो ठीक है, डिफरेंट ग्रुप अमॉन्ग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग किस पर डिपेंड कर रही है, mechanism of breathing vary among different group of animal depend mainly on habitat and level of organization, जिसको मैं डिटेल्ड में आगे पढ़ाऊंगा। क्लियर है बिल्कुल। तो अब मैं एक एक करके डिटेल्ड में एग्जांपल लेके चलूंगा कल की क्लास में। ठीक है, यस, कल की क्लास आपकी बेहतरीन होने वाली है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी भी कराऊंगा मैं उसके अंदर, और एनसीईआरटी कराने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा इतना ही रखूंगा, कल मैं एक एक एनिमल का डायग्राम बना करके कि एक्चुअल में गिल्स किस तरीके से काम करते हैं प्रॉपर तरीके से, मॉइस्ट क्यूटिकल और मॉइस्ट स्किन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मॉइस्ट स्किन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, पर हम मॉइस्ट क्यूटिकल को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एनसीईआरटी टर्म यूज नहीं करती। क्यों नहीं करती भाई? ठीक है, और ट्रैकियल सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसको पूरा प्रॉपर तरीके से समराइज करूंगा,
एनसीईआरटी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तब मैं जाकर के ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अभी पहली क्लास है, मैं बहुत ज्यादा नहीं कराऊंगा, सिस्टमेटिक वे में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलूंगा। जितनी क्लास मैंने बोल दी है उतनी क्लास के अंदर आपका सिलेबस आपके ब्रेन में तो छोड़ो, मैं समझ रहे हो, कहता हूं कि रोम रोम में सेट कर दूंगा, गारंटी है, ठीक है। और मल्टीपल टाइम रिवीजन करा करके, ठीक है। तो क्लियर है बिल्कुल। कोई कई बच्चे ऐसे भी हैं जो भी समझ नहीं पा रहे कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बस मैं यही कहूंगा कि अब थोड़ा सा चीजें समझनी होगी, टाइम रुक नहीं रहा है ना, टाइम स्टॉप नहीं हो रहा, टाइम कंटिन्यू रन कर रहा है, ठीक है। तो टाइम के साथ आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, जो भी करो बस टाइम के साथ डिसीजन लो, ठीक है। और अपनी पूरी एनर्जी के साथ खड़े हो और अपना जो भी आपने डिसीजन लिया है उस डिसीजन पर रिग्रेट फील मत करो, ठीक है। चाहे कोई भी डिसीजन लो, ठीक है, और लग लो आप, ठीक है। जहां पेरेंट्स की, भाई पेरेंट्स की भी समस्या आ रही है, कई पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हमसे इंटरेक्ट करा सकते हो या किसी और से इंटरेक्ट कर सकते हो या कोई सीनियर है तुम्हारा उनसे इंटरेक्ट करा सकते हो, तो थोड़ा सा वो समझेंगे, क्योंकि वो उनको बेचारों को नहीं पता एक्चुअल में क्या। उनको इतना पता है कि मेरे बेटे के, मेरे बिटिया के लास्ट ईयर नंबर इतने थे, इस बार नंबर कम क्यों हुए, ठीक है। इसका मतलब उसने मेहनत नहीं की है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं रिग्रेट फील कर रहे हैं, ठीक है। उनको समझाना पड़ेगा कि यार मतलब मेडिकल की हिस्ट्री में एक अजीब अजीब चीजें हो जाती हैं, कहीं यहां और तो कहीं अचानक यहां, यहां तो कहीं अचानक यहां। तो कहीं ना कहीं माइंड सेटअप या पेपर का लेवल उस तरीके से आ गया, और उनसे कहेंगे भी पेपर टफ आ गया, ठीक है, तो वो मानते नहीं है। वो क्यों नहीं मानते? उनको लगता है ना बेटा तुझे पढ़ना चाहिए था, तुझे हर तरीके से पढ़ना चाहिए था, क्या तूने इस तरीके से पढ़ा कि पेपर इजी आएगा तो मैं दे पाऊंगा या दे पाऊंगी। उनकी बात गलत नहीं है, ठीक है, आप समझो मेरी बात, क्योंकि एक पेरेंट्स किस तरीके से अपने बच्चे को पढ़ाता है तुम समझ नहीं सकते इस चीज को, या वो बच्चे समझ सकते हैं जो वास्तव में बहुत टिपिकल परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो बस मैं यही कहूंगा, उनको उनका साथ मत छोड़ो, ठीक है। उनको पर ये भी है थोड़ा, जैसे अब वो कहते हैं तुम सेकंड ऑप्शन चूज कर लो, तो ठीक है बीएससी में रजिस्ट्रेशन करा कर छोड़ दो उसको, और बस और डट के उनको रिजल्ट दिखाओ, उनसे कुछ मत करो मैं कर पाऊंगा कर पाऊंगी, चुपचाप से लग लो, ठीक है। और खामोशी से लगो और सीधा उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करके दिखाओ, देखो ये है, ठीक है। पर यही कहूंगा कि बस उन बच्चों से जो अभी भी डालिमा में है, नहीं समझ पा रहे कि क्या करना चाहिए, ठीक है, उनके लिए ये वाली बात बोलिए। जो अपना डिसीजन ले चुके हैं, जिनको पता है कि यार मेरे मन में कसक है, ये रह ना जाए, मतलब जब तक मेरा मन ये ना कह दे कि यार मैंने अपना 100% नहीं दिया। हाँ, अगर आपने 100% दिया है और आपको फिर भी लग रहा है नहीं हो पा रहा और आपको लगता है अब मैं नहीं दे पाऊंगा, छोड़ दो भाई, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, छोड़ दो, ठीक है। तो हर तरीके के बच्चे को मैं ये वाली बात बोल रहा हूं, पर ऐसा ना हो कि कुछ सालों बाद ये लगे काश, क्योंकि आता है मन में यार थोड़ा सा मेहनत वहां कर लेता मैं, तो आज शायद मैं यहां पर एंजॉय कर रहा होता, ऐश कर रहा होता, सोसाइटी का एक मेंबर होता। थोड़ी सी मैंने वहां थोड़ी सी गड़बड़ कर दी डिसीजन लेने में, तो वो काश टर्म ना आए, बस मैं इतनी सी बात बोलता हूं, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसका एनसीईआरटी और एक एक लाइन पर क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, ठीक है, अल्टीमेट वे में, ठीक है। तो बस पहली क्लास है, कमर कस लो, गाड़ी चल पड़ी है, गाड़ी अभी स्लो है, और अगली क्लास में थोड़ी थोड़ी स्पीड इसकी सही होगी, पर ड्राइवर अगर मैं हूं तो ट्रेन के गार्ड आप हो, आप जब लाइट दिखा दोगे रेड में रुक जाऊंगा, जब आप कहोगे सर स्पीड मैं चल दूंगा, ठीक है। मेरा मेन ऑब्जर्वेशन आपके टेस्ट पर और आपकी डीपी पर होगा, ठीक है। डीपीपी आप सॉल्व करोगे तभी टेस्ट दे पाओगे, ठीक है। तो डीपीपी आपको प्रॉपर करनी है, तब जाकर के आप टेस्ट दोगे, टेस्ट के मार्क्स को देखेंगे हम लोग, फिर देखेंगे एनालिसिस करेंगे कि एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो, ठीक है, कहां पर हो, कहां फंस रहे हो, फिर कहीं ना कहीं जूम मीटिंग के थ्रू हम लोग कनेक्ट होंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, यानी परसों, और ताबड़तोड़ तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा, बाय बाय। यस बेटा, बिल्कुल जीरो लेवल से, एक बच्चा लिख रहा है सर जीरो लेवल से कराइए, मैं, तुम्हें क्या लग रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल से कराऊंगा, तुम सोच नहीं सकते हो। अगर तुम्हें आज ऐसा लगता है ना कुछ चीज तुम्हारी छूटी हो, तो कल मैं जब रिवीजन कराता हूं ना, उस रिवीजन के अंदर तुम्हारे जो ब्रेन में कहीं ना कहीं, समझ रहे हो ना, शॉर्ट सर्किट हुए होंगे, उनको रिपेयर करता हुआ आगे बढ़ूंगा। तुम देखो तो सही, एक मेरी स्ट्रेटजी समझनी है ना, तो एक चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका आएगा, यार किसी भी लेवल का एग्जाम फूट सकते हैं, ठीक है। तो अब लेवल की चिंता मत करो, बिल्कुल यहां से और उस लेवल पे लेके जाऊंगा, किस लेवल पे लेके जाऊंगा दिखा देता हूं मैं, ठीक है। मैं इस लेवल पे लेके जाऊंगा आपको, ठीक है, इस लेवल पर, ठीक है, टॉटोरा, ठीक है। एनसीईआरटी हमारी टॉटोरा से बनी है, और मैं टॉटोरा, गैनोंग, रसल,
ठीक है, इनके कंसेप्ट दूंगा आपको इस लेवल के कि 10th क्लास का बच्चा भी ना यूं खड़ा होकर के बोलेगा। ठीक है, मैं सच कह रहा हूं, मैं अपने ऊपर प्राउड नहीं करता, मैं आपके ऊपर प्राउड करता हूं, क्योंकि आप में कैलिबर है इन सब चीजों को अपने अंदर समेटने का। ठीक है, मैं तो सिर्फ एक गाइड करने वाला हूं, चलने वाले तो आप हो। ठीक है, तो मैं बस गाइड करूंगा और आपको चलना है, पर हाँ थोड़ा सा मैं प्रेशर से पुश भी करूंगा, तो झेल लेना। ठीक है, वहां तक पहुंच हम दोनों जाएंगे 100%। ठीक है, ये दोनों को बिलीफ है, पर दोनों का बिलीफ सिस्टम काम करना चाहिए। अगर मेरा विश्वास है तभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के अंदर जो भी आपके इष्ट हैं, जो पूजनीय हैं, वहां हैं आपके। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? समझना मेरी बात। हाँ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, वहां तुम पूजो जाते हो प्रे करने के लिए। तुम क्यों जाते हो? क्योंकि तुम्हारा विश्वास है। ठीक है, नहीं तो या विश्वास नहीं तो वो एक पत्थर की मूर्ति ही तो है बस। ठीक है, मैं इसलिए कहता हूं अगर आपका अपने ऊपर विश्वास है, आपका अपने टीचर के ऊपर विश्वास है, आपका मतलब ये है कि इस बार हम फोड़ देंगे, ठीक है, तो यार आप कर जाओगे। बस मैं इतना ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा। मैं इतना कह रहा हूं, मेरी क्लास में आप 10th क्लास के बच्चे को बिठा दो। ठीक है, उसके कंसेप्ट यहां नहीं पहुंचा दिए तो आप बात करना। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट बेटा, बाय।